अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद तलाल ताहिर है और राफ़े के साथ आप लोगों को मैं भी पढ़ाने लगा हूँ। राफ़े को तो आप लोग जानते होंगे, मुझे पे होगा आप लोगों को कि यार ये कौन है, नया बंदा है। चलें आप लोग चेक करें, इस लेक्चर के बाद आप लोगों को अगर समझ आती है ठीक है तो वेल एंड गुड। अच्छा, आप लोगों को अभी मैं पहला चैप्टर पढ़ाने लगा हूँ, फर्स्ट ईयर का पहला चैप्टर। राफ़े आप लोगों को शायद कॉनिक्स पढ़ाएगा या क्या, वो अभी आप लोगों को सेकंड ईयर से शुरू करवा रहा है, मैं आपको फर्स्ट ईयर से शुरू करवा रहा हूँ। इसके अंदर पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। इसके अंदर पहले नंबर पर आपको सेट्स की बात करनी होगी। सेट्स मतलब उस तरह तो नहीं, वो बाद में, वैसे दूसरा चैप्टर है सेट्स का, लेकिन इसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा सेट और उसके अंदर कौन से एलिमेंट्स होते हैं। अब इसके अंदर पहले आपके पास आ रहे हैं, एक तो ये एन नेचुरल नंबर का, होल नंबर, इंटीजर्स, उसके आगे से पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, फिर उसके बाद आपके पास आएंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। इनका इस तरह नाम नहीं है, वैसे इस तरह नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, यूँ मैंने लिख दिए नॉन नेगेटिव जी। और उसके अलावा आपके पास आएंगे इवन, ऑड, प्राइम, रैशनल, इर्रेशनल और फिर एंड पे रियल नंबर, ये नीचे लिखा गया। देखें पहले नंबर सेट्स, तो मुझे उम्मीद है ये पहली बात तो ये हम ये ज़हन में रख के आप लोगों को पढ़ा रहे हैं कि आप लोगों ने एक दफ़ा मतलब एफएससी का सब कुछ पढ़ लिया, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करें और आप लोगों को क्योंकि इतना ना हमारे पास टाइम है ना आप लोगों के पास टाइम है। आप लोग एनईटी से पहले यूँ पूरा होगा नहीं, तो हम लोग इस लेवल से ये सोच के पढ़ा रहे हैं कि आप लोगों को पीछे पता है। अब हम बस इतना पढ़ाएंगे कि कैसे टैकल करना है और किस चीज़ को और किस तरह टैकल करना है। अच्छा, पहले देखें एन के अंदर तो आप लोगों को पता ही होगा, सेट्स के अंदर नेचुरल नंबर में 1 2 3 से शुरू होता है और आगे चलता है। उसके बाद होल नंबर के अंदर आपके पास ज़ीरो के साथ बस आएगा, नेचुरल नंबर में ज़ीरो ऐड होगा। उसके बाद इंटीजर्स इंटीजर्स के अंदर तो सिर्फ वो आता है ना, आप लोगों को पता ही होगा, जो सीधे नंबर है ना, यानी +-1 +-2 फ्रैक्शंस के अलावा वगैरह, उनको आप वो कर सकते हैं, ठीक है, जो सीधे नंबर हैं आसान लफ्ज़ों में कहें तो, ठीक है, इंटीजर्स। उसके बाद पॉजिटिव इंटीजर्स के अंदर सिर्फ 1 से शुरू होंगे। अब ये मैं बताऊं, पॉजिटिव इंटीजर्स जो है, यहाँ से ये पता चलता है कि नेचुरल नंबर के सेट के इक्वल आएगा। अब एक बात याद रखनी है, ज़ीरो इज़ नॉट पॉजिटिव, इट इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ठीक है ना। ज़ीरो जो है ना ये पॉजिटिव है और ना ये नेगेटिव है, ज़ीरो कुछ भी नहीं है, ज़ीरो न्यूट्रल है, इसलिए ज़ीरो को अलहदा लिखा गया। अब जब हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करते हैं उसके अंदर फिर ज़ीरो नहीं आता, उसके अंदर 1 से आएगा और वो नेचुरल नंबर का सेट के इक्वल हो जाएगा। ये आगे ठीक है चलता जाएगा। अब नॉन नेगेटिव के अंदर, क्योंकि अब आपने नॉन नेगेटिव लिखा है तो इसके अंदर पॉजिटिव वाले तो सारे कट जाएंगे, लेकिन इसके अंदर ज़ीरो आएगा क्योंकि हमने नेगेटिव की बात नहीं की। अगर सिर्फ नेगेटिव कहते तो -1 -2 वगैरह आता, लेकिन हमने नॉन नेगेटिव की बात की है। ये ध्यान में रखना है कि नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव में एक चीज़ का फ़र्क है कि पॉजिटिव के अंदर ज़ीरो नहीं आता, लेकिन नॉन नेगेटिव के अंदर ज़ीरो भी आता है। अब इसके अंदर जो आएगा ना, इसके अंदर ज़ीरो भी आएगा और साथ -1 -2 और यूँ चलता जाएगा। अब आगे इवन नंबर पता ही होगा। अब एक बात बच्चों को शायद पता हो, मेरे ख्याल से तो पता होनी चाहिए, ज़ीरो इज़ एन इवन नंबर। ये बात बच्चे मेरे ख्याल से कि भूल जाते हैं या क्या करते हैं, लेकिन ज़ीरो इज़ एन इवन नंबर। उसके बाद आपके पास ऑड में 1, अब ये प्लस माइनस भी आ सकते हैं, ठीक है ना, इस तरह ये। अब जो आपके पास ऑड आ रहा है, ऑड के अंदर आपके पास आएगा ये +-1 +-3 और इस तरह चलता जाएगा, और ये ब्रैकेट क्लोज करना ज़रूरी है। प्राइम के अंदर इसके आएगा, ये आपको मैं यूँ लिख देता हूँ, 2 से शुरू होता है। सॉरी, मैंने अभी ये नोट किया कि मैंने आपको नॉन नेगेटिव में नेगेटिव लिख दिया, ये आप इरेज करें, सॉरी, यहाँ पर आप में हाँ, नॉन नेगेटिव में आपके साथ ज़ीरो भी आ जाएगा और ये किसके इक्वल है, होल नंबर के इक्वल है, ये ऊपर आपने देखा होगा। अब देखें प्राइम नंबर, एक बात बतानी है कि प्राइम नंबर जो है ना सेट, इसके अंदर 1 से शुरू नहीं होता। प्राइम नंबर सेट की डेफिनेशन वो है कि ऐसे नंबर जो जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 डिवाइज़र है, एक तो वो 1 और एक वो नंबर खुद। अब 1 जो है वो तो खुद ही 1 है, तो उसके 2 डिवाइज़र नहीं, उसका सिर्फ एक ही डिवाइज़र है, तो 1 इसलिए नहीं आता। इसलिए जो प्राइम नंबर है, आम सीधी बात है, 2 से शुरू होता है, 2 3 5 7 11 ऐसे आगे चलता जाएगा। अब इसका एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ लिखवा देता हूँ, देखें क्वेश्चन है, हाउ मैनी प्राइम नंबर्स आर इन फर्स्ट
100 नंबर्स, या फ्रॉम इसे यूँ लिख सकते हैं, या आप इसके ये भी आ सकता है फ्रॉम 1 to 100। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, इसके डिफरेंट ऑप्शन हैं 23, 25, 26 और डी पे आप इसे 30 कर लें। अब देखें, ये आप लोगों को पता नहीं पता होगा कि नहीं, ये क्वेश्चन आया हुआ है पास पेपर का है, तो इसके लिए आप ना अब सीधी ये बता देता हूँ, यूँ तो आप गिन के भी कर सकते हैं लेकिन उसमें बहुत टाइम लगेगा, लेकिन सीधा बता दूँ, इसको आप याद रखें 25 नंबर्स हैं जो वो हैं प्राइम नंबर्स हैं 1 से 100 के दरमियान। अब उसके बाद अब हम रैशनल पे आ गए थे क्यू, इसको आप इस तरह, अब ये जो सारे हैं इनको हमने नंबर्स की फॉर्म में, एलिमेंट्स के फॉर्म में लिखा है क्योंकि हमें ये पता है कि इस तरह है। अब जो रैशनल नंबर्स हैं ना, इनको आप एलिमेंट्स की फॉर्म में नहीं लिखेंगे, इनको हम लिखेंगे डेफिनेशन की फॉर्म में इनकी, x सच दैट x इज इक्वल टू p बाई q, ठीक है, वेयर p एंड q बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स। अब राइटिंग तो गंदी हो रही है, सॉरी। देखें, अब ये डेफिनेशन आप लोगों को नज़र आ रही होगी कि p एंड q कहते हैं कि ऐसे नंबर्स जिनको आप p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकें, यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकें, लेकिन शर्त ये है, एक तो फ्रैक्शन में लिख सकें, दूसरा कि p और q दोनों इंटीजर्स हों। अब इसका एक क्वेश्चन है मेरे पास, आप लोगों से ये देखें, बस मैं पूरी स्टेटमेंट्स नहीं लिख रहा, कि यहाँ पर √3/2, यार सही नहीं लिखा गया, देखें √3/2 ये क्या है, ये रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर है। अब देखें, p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, अगर आप इसे p ले लो, इसे p कह दो, इसे कह दो q, ठीक है। अब ये और p है, p बाई क्यू एक कंडीशन तो फॉलो कर रहे हैं, ठीक हो गया। दूसरी कंडीशन है p और q इंटीजर्स होने चाहिए। अब देखें, q इंटीजर है, 2 इंटीजर है, लेकिन मैंने आपको बताया था इंटीजर की डेफिनेशन में कि इंटीजर वो नंबर्स हैं, ये वाले वो नंबर हैं जो सीधे सीधे नंबर होते हैं, ठीक है, यानी इनके अंदर कोई फ्रैक्शन या डेसिमल का नहीं आता। तो अब देखें, q तो है और ये p बाई क्यू की फॉर्म में भी है, लेकिन ये √3 ये z को बिलोंग नहीं करता, p डज नॉट बिलोंग टू z, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। इस वजह से ये जो है ना, ये वाला नंबर, ये q नहीं है, ये होगा q प्राइम, यानी इरैशनल नंबर q प्राइम। और इसके अंदर ये q प्राइम की मैं आपको डेफिनेशन इधर लिख रहा हूँ q प्राइम का। देखें, जो रैशनल की डेफिनेशन है सेम टू सेम वही है, इसके अंदर बस आप इसको x सच दैट x डज नॉट बिलोंग टू, आप इसे लिखें x डज नॉट बिलोंग टू p बाई क्यू, ठीक है ना, वेयर p q बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स। अब इसके अंदर और उसके अंदर सिर्फ एक ये फ़र्क है, इसके अंदर इक्वल टू लिखा है, इसके अंदर नॉट इक्वल टू लिखा है। अब यहाँ पर अच्छा जी, देखें, पहले अभी जो शुरू कहाँ पे छोड़ा था, इरैशनल नंबर पे। इरैशनल नंबर की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि वो किस तरह, x सच दैट x, सिर्फ रैशनल की सेम टू सेम डेफिनेशन लिख रहा हूँ मैं पूरी, पहले p बाई क्यू वेयर p एंड q बिलोंग्स टू, ये p एंड q बिलोंग्स टू सेट ऑफ ये इंटीजर्स। लेकिन इधर ये आएगा, अगर हम ये हटा दें, यानी इसको मैं इक्वल टू लिख दूं, तो ये रैशनल नंबर है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं नॉट इक्वल, तो ये है इरैशनल नंबर। अब आप लोग, ये तो नंबर आ गया, और रियल नंबर्स जो होते हैं ना, रियल नंबर, इसकी सीधी डेफिनेशन है q एंड यूनियन q प्राइम, यानी रैशनल और इरैशनल जब दोनों को इकट्ठा कर देते हैं तो ये सेट बनाते हैं इरैशनल। अब एक ये बात बताऊं, q और q जो है q प्राइम, इन दोनों के अंदर कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। ये है फाइ, या इसे आप ये यूं एम्प्टी सेट डिनोट कर सकते हैं, या यूं फाइ से एम्प्टी सेट डिनोट कर सकते हैं। कहता है q इंटरसेक्शन q प्राइम, यानी q और q प्राइम दोनों सेट्स के अंदर कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दोनों के अंदर आए। तो ये दोनों क्या है, डिसजॉइंट सेट्स हैं। ये आपको चैप्टर 2 के अंदर बताएंगे कि डिसजॉइंट सेट्स और उनके अंदर ओवरलैपिंग वगैरह, वो सारे केसेस आप लोगों को पढ़ाएंगे। अब देखें, एक बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ये याद रखना है, ऑर्डर n सबसेट ऑफ w सबसेट ऑफ z,
ठीक है। और z उसके बाद ये तो एक ये ऑर्डर है ना, सॉरी यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये सबसेट ऑफ z है, ठीक है। और z जो है ये सबसेट है q का, और q सबसेट है सेट ऑफ रियल नंबर का। ये सारा एक ही है, ठीक है ना। ये चीज़ याद रखने वाली है कि n जो है ये नेचुरल नंबर होल नंबर का सेट है, क्योंकि इसके अंदर एक ज़ीरो एक्स्ट्रा आता है। इसके बाद ये सारा का सारा इसके अंदर आता है, लेकिन इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव भी आते हैं, इसके अंदर नेगेटिव नहीं होते। तो z और q के अंदर, क्योंकि सारे जो वो है ना इंटीजर्स, उनको आप p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। जिस तरह अगर 2 है तो आप इसे 2/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में लिख लिया। ये क्या है p, ये क्या है q, और p भी इंटीजर है, q1 भी तो इंटीजर ही है एक, तो ये p बाई क्यू की फॉर्म में सारे इंटीजर्स को आप p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। और वो इस वजह से जो q है वो क्या है, एक ये सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर के सबसेट हैं, ठीक है। और रैशनल नंबर रियल नंबर का सबसेट है। अब ये सारी चीज़ें आ गई थी क्वेश्चन। अब आप लोगों को एक बात मैं यहाँ पर और बताऊँ कि यहाँ पर क्वेश्चन एक और आता है, मैं आप लोगों को यहाँ पर बल्कि इधर दिखा देता हूँ। देखें क्वेश्चन है, ये देखें ऐसे, सॉरी यहाँ से ऐसे क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है आपके पास कि P इंटरसेक्शन E क्या है। अब इसके ऑप्शन है, एक तो है ना इसका ये, B इसका ऑप्शन है ये, C इसका ऑप्शन है ये, और D इसका ऑप्शन है ये। अब देखिए ये क्वेश्चन है आप लोगों के पास। अब देखें थोड़ा ध्यान में लाएं, इवन नंबर का सेट कौन सा है, 0 2 4 6, और ये सारा जो प्राइम नंबर का सेट है वो 2 3 5 7 9 है। अब पूरे बस ज़हन में थोड़ा सा जोर दें आप, तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पर पूरे इवन नंबर के सेट्स में और प्राइम नंबर में सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है 2, जो कि इवन भी है और प्राइम भी है। अब इसके अंदर ऑप्शन कौन सा होगा, ये तो निकल गया, ये भी निकल गया। अब यहाँ पर ये और ये रह गए। अब यहाँ पर उसने P इंटरसेक्शन E पूछा है। जब वो सेट्स के बीच में इंटरसेक्शन पूछता है तो आपने उसको सेट की फॉर्म में आंसर देना होता है, और वो है ये आंसर नहीं होगा। ये एक बात का ख्याल रखना है। इसी तरह आप क्वेश्चन मेरे पास जो है वो देखें, क्वेश्चन है NP इंटरसेक्शन E, उसमें और इसमें एक फ़र्क है, n का लगाया मैंने। अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग बताएं। अब ऑप्शन इसके यही वाले हैं, ऊपर ऑप्शन यही हैं, 0, ये 2 1 और 2। अब इसके अंदर एक चीज़ नहीं ऐड की, और वो है n असल में क्या मतलब है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। अब नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को उसका मतलब है कि P और E दोनों के इंटरसेक्शन में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं, इंटरसेक्शन से जो सेट बनता है उसके अंदर कितने। अब सेट बना था ये, तो ऑप्शन ये क्यों नहीं लगाया हमने। अब देखिए इसके अंदर ये सेट है, लेकिन हमने सेट नहीं पूछा, हमने पूछा उस सेट के अंदर नंबर कितने हैं, तो नंबर ये है, इसका आंसर ये है। ये अब मैंने आपको बताया था। अब आगे जो है ना, आगे अब इससे हम आगे, अब आगे मैं आप लोगों को वो उसका बता देता हूँ। अभी डेसिमल्स की बात करने लगे, क्योंकि डेसिमल भी तो कहीं पे आते हैं ना। अब डेसिमल्स के देखें, डेसिमल, सॉरी एक मिनट, देखें डेसिमल्स दो तरह के हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने देखना है, एक ये है और एक ये। एक तो है फाइनाइट, या इन्हें आप टर्मिनेटिंग भी कहते हैं, और एक है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है। फाइनाइट तो वो डेसिमल्स हैं जो एक नंबर के बाद जाके रुक जाते हैं। जैसे इसके एग्जांपल है, नाम से पता चलता है फाइनाइट या टर्मिनेटिंग, जो एंड हो जाएंगे, जैसे 0.235, ठीक है ना। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग ऐसे हैं 0.23567 बस चलाते जाएं, जो कभी ख़त्म ना हो। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि यार ये रैशनल नंबर है या नहीं। पहले आपको ये बता दें, नॉन टर्मिनेटिंग की भी आगे से दो टाइप्स हैं, और वो है रैकरिंग और नॉन रैकरिंग। रैकरिंग नाम से पता चलता है ऐसे नंबर्स जो अपने आप को रिपीट करते हैं, यानी ऐसे डेसिमल्स, एग्जांपल में ऐसे डेसिमल्स जो
अब जिनके अंदर जो नंबर्स हो वो रिपीट होने लग जाए, जैसे एग्जांपल देता हूँ 0.222 एक तो यूँ है, या इसकी जगह ये ज़रूरी नहीं है एक इस तरह नंबर रिपीट हो, या इसके एग्जांपल देखें 0.232323। अब इसके अंदर पूरा सेट ये 2 3 रिपीट हो रहा है, खाली 2 नहीं, ये सॉरी 3 है, ठीक, बस जिस तरह भी है देख लें, 2 3 2 3 2 3 है। अब ये जो है ये भी रैकरिंग है। नॉन रैकरिंग ऐसे हैं जो कि कोई पैटर्न फॉलो ना करें, अब इसके अंदर, और वो कभी ख़त्म भी ना हो और पैटर्न भी फॉलो ना करें, 1 4 7 8 2 3 इस तरह चलता जाए और आगे चलता चलता जा रहा है। डॉट लगाना ज़रूरी है ताकि उसी से पता चलता है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अब देखें इसके अंदर से रैशनल और इरेशनल कौन से हैं। पहली बात तो ये जितने भी फाइनाइट हैं ये सारे के सारे रैशनल हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में आगे से 2 केसेस थे, रैकरिंग और नॉन रैकरिंग। जो रैकरिंग है ये रैशनल है, नॉन रैकरिंग जो है ये इरेशनल है। ये चीज़ याद रखनी है अब आपने। अब देखें ये भी हो गया हमारे पास। अब हम आगे जा रहे हैं और अब हम आ रहे हैं प्रॉपर्टीज़ पे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट्स जो है ना, अब हमारे पास हैं, आप लोगों को पता ही होगा, क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ और ये सारे कुछ, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्लोजर, एसोसिएटिव, तो इसके बाद आपके पास नीचे एक आता है आइडेंटिटी, फिर आता है इन्वर्स, ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास आता है कम्यूटेटिव और फिर आता है डिस्ट्रीब्यूटिव। ये सारे लॉज हैं, ठीक है ना। अब देखें क्लोजर लॉ कौन सा है ऐसा। अब ये 2 तरह से हम देखते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, या मैं इसे यूं क्रॉस लिख रहा हूँ m और, ठीक है ना। अब देखें 2 नंबर x एंड y बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। और इसका असल डेफिनेशन इसकी ये है, अब आसान लफ्ज़ों में कहो कि अगर आप एक सेट में से नंबर लें, 2 नंबर लें, x और y नंबर लिए और उन पे ये ऑपरेटर लगाएं, जहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है तो एडिशन करें, तो जो आंसर आए, जो भी ऑपरेटर हो ऑपरेटर लगाएं, आंसर आए, आंसर भी उसी सेट का होना चाहिए। अब इसी तरह बस इसको अगर आप मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे तो आपने बस x और y हैं, अगर सेट ऑफ रियल नंबर से 2 नंबर्स लिए तो वो कहता है कि अगर आप इनका प्रोडक्ट लें और वो भी सेट ऑफ रियल नंबर से आए तो इसका मतलब है कि वो सेट क्लोजर लॉ को फॉलो करता है। और इसका, या उसे हम कह सकते हैं कि दिस सेट इज़ क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब इसी तरह एसोसिएटिव की आगे आप लोगों को पता ही होगा, मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ। देखें एसोसिएटिव के अंदर क्या होता है, 3 लेते हैं, x, ठीक है, y और z, 3 नंबर्स लिए हमने जो कि तीनों क्या हैं, सेट ऑफ रियल नंबर से। अब इसके बाद वो क्या कहता है कि अगर x प्लस वाई प्लस सी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जी, यानी ये आप लोगों को पता ही होगा, पहले पढ़ के ये 6th क्लास से ये पढ़ाते आ रहे हैं हमें, ठीक है। ये देखें कि ब्रैकेट्स को अगर आप आगे पीछे कर लें, यानी ऑर्डर ऑफ एडिशन आगे पीछे कर लें तो कोई मसला नहीं है। इसी तरह ये मल्टीप्लिकेशन में भी आगे आप लोग खुद वो से कर सकते हैं। आइडेंटिटी के अंदर, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, शनाख्त, यानी ऐसा नंबर जिसको आप ऑपरेटर लगाएं, आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, यानी वो कहता है ऐसा नंबर कि जब आप उसको लगाएं, वो ऑपरेटर लगाएं, तो वो उस नंबर में कोई भी फ़र्क ना है। यानी मैं आपको मिसाल देता हूं कि अगर मैंने यहाँ पर आपको डेफिनेशंस की बजाय, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को मैं ना इसकी तैयारी की ऐसे बुक्स भेजूँ जिसके अंदर ये लिखा हुआ है, तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। अब यहाँ पर देखें, इसको बजाय मैं यूँ डेफिनेशंस के बजाय आपको सिर्फ समझाने पर फोकस करते हैं। देखें अगर आपके पास है ना 2 नंबर है रियल नंबर में, सेट ऑफ रियल नंबर्स, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सेट ऑफ रियल नंबर्स की, ठीक है। अब इसमें से मैंने एक नंबर लिया 2, वो कहता है आइडेंटिटी का ऐसा मतलब है आप उसके साथ कोई ऐड करें कोई चीज़। अब मैं उधर अभी इसमें ब्लैंक कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, ठीक है। ऐसी चीज़ ऐड करें, आइडेंटिटी एडिशन के लिहाज से बात कर रहे हैं, ऐसी चीज़ ऐड करें जिसमें कोई भी फ़र्क इसमें ना पड़े। अब कौन सा ऐसा नंबर है कि आप 2 के साथ ऐड करें उसमें फ़र्क ना पड़े, वो है 0।
इसका मतलब है, ये आपने याद रखना है कि 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, ये याद रखना है बात को। अब क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में 0 ऐड नहीं है, अब 2 ही मल्टीप्लिकेशन के लिए भी ले लेते हैं। ऐसा एक नंबर लें, ठीक है, जिसको आप मल्टीप्लाई करें 2 से, लेकिन उसमें फ़र्क ना पड़े, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा नंबर कौन सा है? यहाँ पर ऐसा नंबर 0 नहीं है। बचा सोच के एडिशन के लिहाज से 0 आइडेंटिटी एलिमेंट समझाया, उधर जाके भी आप 0 आइडेंटिटी एलिमेंट लगा दें, ऐसा नहीं है, गलत हो जाएगा। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 2 नहीं देगा, वो 0 दे देगा। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से आइडेंटिटी एलिमेंट है 1, कि आप 1 से जब उसको मल्टीप्लाई करें तो फिर इसका मतलब है कि वो उसमें कोई भी चेंज नहीं आता, तो ये उसको आइडेंटिटी एलिमेंट इसके अंदर, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट इन सेट ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इज 1। अब आगे क्या इन्वर्स है, इन्वर्स का मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इन्वर्स के अंदर है वही उसी तरह है। वो कहता है कि उस सेट में अंदर, मतलब आपने एक सेट लिया है, रियल नंबर लिया हुआ है, इसके अंदर से अगर मैंने 2 लिया है, अगर मैंने 2 लिया है, इसके अंदर ऐसा नंबर एडिशन करवाएं कि उससे आइडेंटिटी बने। आइडेंटिटी क्या बने? 0। अब एडिशन है तो एडिटिव एडिशन, मतलब एडिशन के लिहाज से देख रहे हैं तो आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के इक्वल आए, और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से देख रहे हैं तो ऐसा नंबर मल्टीप्लाई कराएं कि वो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से आइडेंटिटी दे, और वो मल्टीप्लिकेशन की क्या है? 1। अब देखिए यहाँ पर कौन सा ऐसा नंबर है कि आप 2 के साथ ऐड करें तो वो 0 दे, वो है -2, और मल्टीप्लाई के लिए वो है 1/2, ठीक है। अब देखें ये जो है कम्यूटेटिव लॉ, ये तो लॉ है ना, उसके अंदर है, सॉरी कम्यूटेटिव मैंने कह दी गलती से, इन्वर्स है। इन्वर्स जो है एडिटिव इन्वर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स के अंदर एडिटिव इन्वर्स हर नंबर का है, हर नंबर का एडिटिव इन्वर्स मौजूद है, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हर नंबर का मौजूद नहीं है। अब आप सोचें यार कैसे कह रहे हैं, ये तो गलत कह रहा है कि 1 का भी है 1/1, ठीक है, 2 का है तो 1/2, 3 का है तो 1/3, लेकिन 0 का है, सोचें ज़रा, 0 का नहीं है, क्योंकि 0 को जब आप 1/0 करते हैं तो वो इन्फिनिटी आ जाता है, और इन्फिनिटी सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर नहीं आती, इसलिए 0 का उसके अंदर इन्वर्स नहीं है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है, बाकी है कम्यूटेटिव। तो मैं आपको पास बताऊं, x + y अगर करें तो वो y + x दे, ठीक है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में इसको देख लें कि x × y करें तो y × x दे दे। डिस्ट्रीब्यूटिव में, अब डिस्ट्रीब्यूटिव 2 तरह की होती है, इसमें डायरेक्शन याद रखनी है, x × y + z इक्वल टू क्या है? xy + xz, और दूसरा ये है कि y + z आप इधर रखें और साथ x मल्टीप्लाई करें तो yx + yz, ओ सॉरी xz मैंने गलती से कर लिया, zx लिख दें इससे, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो है ये लेफ़्ट है, लेफ़्ट, और ये जो है ये है राइट, ठीक है। अब लेफ्ट और राइट का क्या चक्कर है? ये पहली बात तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, लेकिन कौन सा? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। क्या पहले मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, एडिशन अंदर, एडिशन के ऊपर मल्टीप्लिकेशन का लगा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, और ये भी है। अब यहाँ पर साथ बस लेफ्ट लगाया, यानी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो नंबर मल्टीप्लाई होना है वो लेफ्ट पे है, और इसके अंदर नंबर बस साथ राइट पे आ गया, ये अब आपके पास आ जाता है। अब इसके अंदर आपके पास, मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये अब इससे एक क्वेश्चन अगर देखते हैं कि आपके पास NET का क्वेश्चन मैं आपको एक देता हूँ, पास ये पेपर का क्वेश्चन है, आप देखें इसके अंदर कि इससे क्वेश्चन कैसे बन सकता है, समझ तो हमने लिया। अब यहाँ पर देखें कि उसने सेट दिया था NET के अंदर, ठीक है, उसने हमें सेट दिया था कि -1 0 और 1, उसने कहा ये क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू किस सेट के? पहला है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देखना है आपने, तो नहीं ये मैंने गलती से लिख दिया, हाँ ये कहता है विद रिस्पेक्ट टू किसके है, या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, या ई है बोथ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एडिशन। अब यहाँ पर देखें
इस तरह के सवाल को करना कैसे मैं आप लोगों को ये बताता हूँ। देखें -1 0 1 है, इधर से क्या करें, एडिशन का चेक करना है ना, तो जो टर्मिनल वाले होते हैं ना, बिल्कुल एंड वाले, उनको चेक करें। 1 लो आप और 1 के अंदर 1 को ही ऐड करो। क्लोज होने का मतलब ये है, इस मल्टीप्लिकेशन का चेक करने का मतलब ये है कि आप -1 के साथ सारे नंबर्स ऐड करें, आप -1 को खुद भी ऐड करें, -1 के साथ -1 ऐड करें, -1 के साथ 0 ऐड करें, -1 के साथ इस 1 को ऐड करें, फिर उसके बाद 0 को इसके साथ करें, ये 0 को अपने साथ करें, इस तरह यानी हर जो है नंबर उसको हर किसी के साथ ऐड करें, यानी वो ऑपरेटर लगाएं उसके अपने साथ भी। तो आंसर हमेशा मैंने क्या बताया था, क्लोजर का उसी सेट में से आना चाहिए। 1 + 1 करें, ये तो आ गया 2, वो तो इस सेट में नहीं है, तो मल्टीप्लिकेशन निकल गई। माइनस, एक और बात बता दूं, माइनस और डिवीजन ये जो है ना, ये कम्यूटेटिव नहीं होती और ना ये एसोसिएटिव होती हैं, क्योंकि 1 - 2 करें तो वो -1 देता है, 2 - 1 करें तो वो -1 नहीं देता, वो +1 देता है। इसलिए मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये कम्यूटेटिव नहीं होती। अच्छा, आप सब्ट्रैक्शन के हिसाब से क्लोज चेक करें, 1 - 1 करें, आ रहा है 0 तो आ रहा है, लेकिन आप -1 और इसके साथ आप माइनस करें -1, तो ये क्या आ देगा, -1 + 1, ये भी 0 दे रहा है, ठीक है, लेकिन -1 को आप माइनस करें इसके साथ खाली 1, तो अब -2 आ गया, वो भी सेट में नहीं है, ये भी निकल गया। डिवीजन का चेक करें, डिवीजन तो सीधी बात है, बीच में 0 आ गया, वो तो है ही नहीं, बाहर निकल गया, इन्फिनिटी आ गया, ये तो छोड़ दें। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में आए, मल्टीप्लिकेशन में आपस में जिस मर्जी से मल्टीप्लाई करें, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करें देगा +1, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करें -1, 0 से मल्टीप्लाई करें 0, जिस तरह मर्जी करें, इसके अंदर से ही आना है, तो ये आंसर इसका, ये पास्ट एनईटी का क्वेश्चन है। इस तरह बस ये मैंने आपको बताना था कि क्वेश्चन किस तरह आ सकता है। मेन इस चैप्टर के अंदर ना, यहाँ पर आगे अभी आनी है, एक मैं अभी प्रॉपर्टीज़ आप लोगों को करवाने लगा हूँ, दूसरी कि वो प्रॉपर्टीज़ जो है ना रियल नंबर वगैरह की, ये तो क्लोजर वगैरह बता दिया, साथ ना उनकी इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी। देखें अब यहाँ पर इसके अंदर एक चीज़ आएगी, यहाँ पर इसके अंदर क्या आना है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी कौन सी हैं, एक तो है रिफ्लेक्सिव है, एक है सिमेट्रिक है। अभी आप लोगों को बोर लग रहा होगा ये चैप्टर मज़े का शुरू होगा कॉम्प्लेक्स नंबर से, जब बस ये प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो जाए। आगे आ गया ट्रांजिटिव, मुझे उम्मीद है आप लोगों को थोड़ी बहुत तो समझ आ ही नहीं होगी। अच्छा, ट्रांजिटिव है, उसके बाद है एडिटिव है, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव है, उसके बाद आपकी कैंसलेशन प्रॉपर्टीज़ है, कैंसलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और इसी तरह विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। रिफ्लेक्सिव सीधा मैं आप लोगों को डेफिनेशंस नहीं इनकी उस तरह मैथ की फॉर्म में लिखूंगा, डायरेक्ट मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ। रिफ्लेक्स आपने देखा ना कि रिफ्लेक्शन या इस तरह एक्स जो है, अगर समझे हम रियल नंबर की बात कर रहे हैं, एक्स नंबर है इक्वल्स टू एक्स, ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी सीधी, इसके अंदर क्या ये होगा। सिमेट्रिक होती है कि x इक्वल टू वाई अगर, तो इसका मतलब है y इक्वल्स टू एक्स होगा, ये सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव का मतलब ट्रांजिट से, आपने नाम से पता करना है किसी चीज़ का। देखें अगर x जो है वो y के इक्वल है और y आगे से z के इक्वल है, तो ये ट्रांजिट करेगा हमें आगे, यानी इसका मतलब क्या है, x जो है वो फिर z के भी इक्वल है ना। अब देखें उसके बाद एडिटिव है कि अगर x और y इक्वल हैं, तो आप दोनों के साथ एक तीसरा नंबर ऐड करें, x + z, y + z, तो वो दोनों भी इक्वल होंगे। सॉरी, ये मैंने कॉमा डाल दिया, वो दोनों भी इक्वल होंगे, ये है एडिटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव इसी तरह कि अगर x y के इक्वल है तो x.z और y.z भी इक्वल होंगे। कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये कुछ भी नहीं है, इसका उल्टा लिखना है, यानी अगर आपके पास पहले से ये चीज़ लिखी है x + z = y + g, तो आप इसको सॉरी ये मैंने इक्वल डील है, इसको देखें तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, x = y। असल में क्या है, ये दोनों कटती हैं ना, ये कैंसलेशन प्रॉपर्टी इसलिए। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से जब आप देखते हैं तो उसका इसका उल्टा है, x.z = y.z है अगर,
तो वो कहता है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ये हमें कहती है कि आप इसको x इक्वल्स टू वाई डाल सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ हैं इक्वालिटी की। इसमें से वो कभी कभी पूछ लेते हैं, असल में इसके अंदर वो इस तरह तो नहीं पूछता कि ये क्या चीज़ है, वो पूछ लेता है आपको आगे उसकी डेफिनेशन लिख के पूछ लेगा और बोलेगा कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो फिर आपने उस या कोई नंबर दे के बोल देगा, उसको इस फॉर्म में लिख देगा, इनमें से किसी एक फॉर्म में, तो वो आपको कह देगा कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का नाम बताए। तो इस तरह आपने इसको याद रखना है। और एक और बात बताऊं मैं, ये जो अभी तक पढ़ा है ना, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन ये वो वाले क्वेश्चंस हैं जिन पे टाइम नहीं लगता, नॉट मोर देन 3 सेकेंड्स। तो इससे आप लोगों को ये पता चल जाना चाहिए कि कौन से सवालों पर हमने टाइम देना है, कौन से पर नहीं टाइम देना। अब इसी तरह प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, अब आ रही हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़। ये हम बात सेट ऑफ रियल नंबर के लिहाज से ही कर रहे हैं, पिछली भी जितनी की थी वही कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसके अंदर पहली तो आती है ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। और मैं एक बात बताऊँ आप लोगों को कि जो इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज से। इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ में मैंने खुद इस साल 3 NAT दी हैं, आप लोगों के साथ कही हूँ मैंने दी है NAT और तीनों में उसका क्वेश्चन आया है मेरे पास, ठीक है ना। तो इसलिए इनइक्वालिटी को याद करना ज़रूरी है। इसके अंदर ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी वो कहता है कि अगर एक दो नंबर है ना x और y, तो इनके अंदर सिर्फ 3 केसेस हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि x y के इक्वल होगा, या तो ये हो सकता है x y से बड़ा होगा, और या x y से छोटा होगा। ये तो आप लोगों को भी पता ही है, बंदा कि अपनी लॉजिक से ही बंदा इसको चेक कर सकता है। ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी ये है। इसके बाद सिमेट्रिक, इसमें भी वही आ जाती है। इसके बजाय सिमेट्रिक वही है, उसके बजाय मैं आप लोगों को इसका वो लिखवा देता हूँ। आप लोग यहाँ पर ये देखें, आपके पास आती है ट्रांजिटिव, देखें इसके अंदर ट्रांजिटिव चेक करें। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के अंदर वही पिछले से ही आपको मैंने बताया कि x ग्रेटर देन y है और y ग्रेटर देन z है, तो ट्रांजिट क्या कर रही है हमें, x इज ग्रेटर देन z। इसको आप इसी तरह इन इक्वालिटीज़ की भी जितनी भी ये प्रॉपर्टीज हैं, इनको आप दो तरीके से लिख सकते हैं, लेस में भी लिख सकते हैं इसको, कि x अगर लेस देन y है और y लेस देन z है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ये इम्प्लाई करता है हमारे पास x इज लेस देन z। ये एक ही ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, इस तरह। उसके बाद आपके पास एक और आता है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ये खैर मैं आप लोगों को वो कोशिश करूँगा, वो भेज दूंगा मैं आप लोगों को, तो आप लोगों को बस वहाँ से आप लोग पढ़ लेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। अच्छा, इधर हम आ गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से इनइक्वालिटी के क्वेश्चन आए थे। अच्छा जी, इसके अंदर 2-3 चीज़ें आती हैं। एक तो ये है कि इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b, ठीक है, और तीसरा नंबर c जो है वो ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव नंबर लिया है, तो आप इसमें a c करें तो a c b से बड़ा, b c से बड़ा ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद या आपके पास एक और आता है कि आप इसको करें लेकिन अगर c लेस देन 0 हो जाए, c यहाँ मैं लिख देता हूँ, c लेस देन 0 हो जाए, सॉरी c लेस देन 0 हो जाए और a ग्रेटर देन b हो, तो फिर जो AC होगा वो BC से छोटा हो जाएगा, इक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ये आप लोगों ने याद रखनी है ये चीज़ें। और इसी तरह अब आगे एक और मैं आपको बता देता हूँ, ये जो आगे अभी है ना, ये इसी का आ रहा है, ये अभी मल्टीप्लिकेटिव ख़त्म नहीं हुई, मल्टीप्लिकेटिव का क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। या इसी तरह अगर आपके पास एक और है कि A ग्रेटर देन B है, मल्टीप्लिकेटिव में ही है ये, तो इसका ये मतलब है कि 1/A जो है वो क्या होगी, वो 1/B से बड़ा ही होगा। अब ये जो है ना 1/B से बड़ा होगा या छोटा होगा, यहाँ पर बल्कि देखें अगर A ग्रेटर देन B है तो 1/B नहीं होगा, ये सॉरी मैंने गलती से लिख दिया, ये उसका उल्टा करें ये। अच्छा, इसमें ना बल्कि एक चीज़ आ रही है, इसके अंदर क्या होगा, डिपेंड करता है, यहाँ पर ये मैंने ना इन दोनों को, ये प्रॉपर्टी तब फॉलो होगी जब A और B दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है, ये प्रॉपर्टी तब फॉलो होगी। लेकिन अगर A ग्रेटर देन B हो तो फिर 1/A 1/B से ग्रेटर ही रहेगा,
अगर a ग्रेटर देन 0 हो और b लेस देन 0, अब मैं इसकी मिसाल देता हूँ। देखें यहाँ पर अगर देखें a है 2, b है 3, ठीक है, सॉरी ये गलती से लिख दिया, a 3 है और b 2 है, क्योंकि हमने a ग्रेटर देन b लिखा ना। तो 1/3 1/2 से छोटा है कि नहीं, ये बनता है 0.333 और ये बनता है 0.5, तो ये तो बड़ा हुआ ना। तो ये प्रॉपर्टी है। ये मैंने कब कहा, जब a और b दोनों ग्रेटर देन 0 हो। लेकिन अगर यहाँ पर मैं मिसाल लूँ, a आ जाएगा आपके पास 2 और b आपके पास आ जाए -1, तो फिर 1/2 -1 से फिर भी बड़ा ही रहेगा। 1/-1 या वो -1 ही लिख सकते हैं। कैसे, ये देखो ये बनता है 0.5 और ये बनता है -1, लेकिन है तो ये पॉजिटिव में ना, तो पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा है ये चीज़ें। अच्छा, इसमें से क्वेश्चन किस तरह का आ सकता है? एक तो क्वेश्चन अभी मैं आपको करवाता हूँ, लेकिन मेरे एक एनईटी में इसकी डेफिनेशन आई थी, उसने सीधा ये पूछा था, ये 1/a वाला उसने पूछा था, सीधी सीधी क्वेश्चन लिखी थी कि इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b देन 1/a इज़ लेस देन 1/b, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये उसने सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा था मेरे पास। ये NET 1 में जो इस साल दिसंबर में हुआ था उसमें मेरे पास आया था। तो ये इस तरह आपको ये चीज़ें एक तो याद रखनी चाहिए। और ऊपर से मैं आप लोगों को एक और बताता हूँ कि एक और तरह से भी इसमें से क्वेश्चन बन सकता है, वो आप क्या करेंगे उसमें। अब इसका एक क्वेश्चन बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि क्वेश्चंस किस तरह से बन सकते हैं और क्वेश्चन किस तरह से आपने उसको टैकल करना है। अब एक आपके पास आ रहा है, यहाँ पर आया था कि देखें ये a है, ये क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट। a जो है ग्रेटर देन 1 लेस देन 3 है और b वो क्या कहते हैं, b है लेस देन 2 और ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 4। इसने आगे ऑप्शंस दिए, ऑप्शंस आगे से आपने चूज करने, और उसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है। अब देखें इसके अंदर आपके पास एक तो उसने, मैं ऑप्शंस आपको देता हूँ, ये आप लोगों को यहाँ पर तो मैं सीधा इनके ऑप्शंस लिख के साथ ही आंसर बता दूंगा ना कि कैसे होगा, लेकिन आप लोगों ने अपनी खुद भी उसको चेक करना है कि कहीं मैंने तो गलत नहीं किया, या अगर मेरी गलती निकाल रहे हैं कोशिश करें कि मेरी गलती आप लोग निकालें, ताकि इससे ये पता चलेगा कि आप लोगों को भी कुछ समझ आई है या नहीं आई, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है 4, मैं लिख देता हूँ। तीसरा आपके पास आता है 5 2b प्लस a, ये आ गया 11। आगे d में मैं लिख देता हूँ नन। अब देखें ये करेंगे कैसे। अब आप सोचें यार ये क्या किया इसने। इसके लिए मैं आप लोगों को आसान तरीका, इसका बहुत आसान सवाल है। हमने ना ये चीज़ बनानी है, ये इसको नहीं, इसको भूल जाए, हमने ये बीच वाली चीज़ बनानी है। गौर करें सब में बीच वाली चीज़ सेम है, 2b + a। पहले नंबर पे इस इनइक्वालिटी को, इसको मैं नाम देता हूँ 1, इसको मैं नाम देता हूँ 2। सॉल्व करने का बता रहा हूँ आप लोगों को कैसे करना है। 2b बनाना है, इसको पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें। 4 इज़ लेस देन 2b इज़ लेस देन 8, ये बन गई। अब a जो है ये a 1 ही चाहिए, कुछ नहीं मल्टीप्लाई करना, वैसे ही वैसे रखें। अब इसको हम नाम दे देते हैं 3 का। इसमें 2b के साथ a को ऐड करना है, तो इस इनइक्वालिटी को ऐड कर दें, इन दोनों 3 और 1 को ऐड करो तो आपके पास क्या आएगा 2b। इनइक्वालिटीज़ बिल्कुल उसी तरह ऐड होती हैं जिस तरह आपके पास वो ऐड होती हैं इक्वालिटीज़ के। इक्वल की उस साइड वाली राइट साइड वाली राइट साइड में ऐड होगी, लेफ्ट साइड वाली लेफ्ट साइड में, इसमें भी बीच वाली बीच में ऐड हो जाएगी और साइड्स वाली साइड में। अब 8 और 3 11 और 4 और 1 5 है कोई ऐसा ऑप्शन? ये पास क्वेश्चन है, ये ई कैट में खैर आया था, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन एनईटी में भी आया था। उसकी एग्जैक्ट वैल्यूज तो मुझे नहीं आती, इसलिए मैं वो आप लोगों को नहीं यूँ लिखवाता, लेकिन मैं इसी मेथड पे आया था तो मैंने ये लिखवा दिया ताकि आप लोगों को ये समझ आ जाए कि यार किया क्या है इसने। अब इसके बाद आप लोगों को बताने लगा मैं फ्रैक्शंस के बारे में। इसके अंदर के फ्रैक्शन की भी कुछ रूल्स या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। अब इसके अंदर है रूल ऑफ, खैर ये तो नहीं आता इतना, रूल ऑफ कोशेंट का आता है और फ्रैक्शन है। फिर उसके बाद एक और आता है रूल ऑफ, कौन सा है वो है, या रूल नहीं है प्रिंसिपल, इसे वहाँ पे उसका नाम जिस तरह उन्होंने बुक में लिखा है पंजाब में, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी
ऑफ फ्रैक्शन आगे वही है, ठीक है। और एक है फिर गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। अच्छा देखें, अब यहाँ पर आप लोगों के पास एक तो इसके अंदर बस आ गया ना, गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन क्या है, वो कहता है कि x और y नंबर है, यानी आप इसे लिखें x बाय वाई, तो इसे आप लिख सकते हैं kx बाय ky, ये गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन है। लेकिन अगर कोई बच्चा जो जाग के इस बात को सुन रहे हैं या उसे समझ आएगी, तो वो ये सोचेगा कि यार इसके अंदर ज़ीरो नहीं होता, अगर ज़ीरो आ जाए, ज़ीरो तो नीचे आ जाएगा, तो आप इसे कैसे करेंगे, यानी k कैन नॉट बी ज़ीरो। x और y तो पहले फ्रैक्शन बनी हुई है, इस बात का मतलब है कि x और y में तो कोई भी ज़ीरो नहीं है। इधर k कैन नॉट बी ज़ीरो, अगर k ज़ीरो हो जाए तो ये तो ज़ीरो कर देगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो भाई मेरे भाइयों थोड़ा दिमाग खोल के सुनना है और ये बातें गौर से करनी है, क्योंकि ये पेपर के अंदर आती हैं, क्योंकि क्वेश्चन आया था। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता दूं, क्वेश्चन आया था x बाय वाई इज इक्वल टू के एक्स बाय के वाई, और ऑप्शन ये ऊपर वाले ये तीनों ऑप्शन थे। उसने कहा था कौन सी प्रॉपर्टी है, बताओ आप लोग। अब कोई बच्चा जो सत्तू पी के गया होगा ना टेस्ट देने, वो देख लेगा कि यार वो तो वो भाई के एक्स बाय के वाई पढ़ा था, गोल्डन नहीं, काट के नंबर, ये तो नंबर गया सीधा सीधा। यहाँ पर उसने आगे कंडीशन नहीं लिखी पूरी, के इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये मैंने आप लोगों को कहा ये कंडीशन ज़रूरी है, के इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये बात याद रखो, इस बात को नंबर काट देंगे। ये पेपर पास पेपर का क्वेश्चन है, पास पेपर का क्वेश्चन है भैया। अब इस तरह ठीक है ना, क्वेश्चन ऑफ फ्रैक्शन के अंदर वो ये है कि a बाय वाई है, a बाय एक्स है, b बाय वाई है, तो उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे। इस पर टाइम ज़ाया नहीं करते, क्वेश्चन इसको छोड़ो, अब आगे आ रहे हैं। आगे इंपॉर्टेंट जो आ रहा है ना इस चैप्टर में से, जिसमें से क्वेश्चन आने वो देखें क्वेश्चन कौन सा है। अब देखो, अब यहाँ पर आ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें से मैंने जितने एनईटी दिए, मैंने प्यास का भी टेस्ट दिया है, आप लोगों ने पता नहीं दिया कि नहीं, मैंने पहला प्यास का भी टेस्ट दिया था, मैंने ई कैट भी दिया है, और सब के अंदर तीनों एनईटी में, प्यास में, ई कैट में इसका क्वेश्चन आया था कॉम्प्लेक्स नंबर का, बहुत इंपॉर्टेंट है। जी से हम डिनोट करते हैं x प्लस आयोटा वाई, बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर x और y सेट ऑफ रियल नंबर के होते हैं, सिर्फ x और y, सत्तू पी के नहीं सुनना, आयोटा नहीं आएगा, x और y, सिर्फ y, आयोटा नहीं, x और y ये दोनों सेट ऑफ रियल नंबर के होते हैं, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपके पास एक और बात आ रही है कि आप ना इसके अंदर देखें, और ये दोनों सेट ऑफ रियल नंबर से होंगे। अब यहाँ पर एक तो होता है कॉन्जुगेट, उसको जी बार से नोट करते हैं, उसमें बस आपने x को वैसे ही लिखना है, आयोटा वाले पार्ट के साथ माइनस लगाना है, ये कॉन्जुगेट है इसका, ठीक है ना। आगे आपको मैं ये बताऊं कि देखें इंटेग्रल पावर्स ऑफ आयोटा, जहाँ से क्वेश्चन आने हैं इसके अंदर अब आप ट्रिक्स भी आएंगी कि आप लोग कहें यार चलो कुछ तो मतलब अच्छा पढ़ाया है ना। इंटेग्रल पावर्स ऑफ आयोटा, अब वहाँ पर अगर आप लोगों ने एनईटी के क्वेश्चन दिए एनईटी में, तो आप लोगों को आएगा कि यार वहाँ पर तो पावर, हम तो यहाँ पर स्कूल्स में पढ़ते हैं 83 या बहुत थोड़ा 20 इस तरह कुछ पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर एनईटी के अंदर इस तरह का अगर आप लोगों को क्वेश्चन नज़र आ जाए तो आप लोगों का क्या हाल होगा, मुँह खोल के बैठ जाओगे? नहीं, क्या करेंगे, 4 पावर्स, पहली 4 याद रखो, आयोटा की याद कराऊंगा आप लोगों को, सारी पावर्स आ जाएंगी। आयोटा की पावर 1 है आयोटा, आयोटा की पावर 2 है, आयोटा नहीं सॉरी, या इसे आप अंडर रूट -1 लिख दो, ठीक है ना। असल में वो आयोटा ही है, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ ना, अंडर रूट -1, ठीक है ना, या ये आयोटा ही है, ठीक है। आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब क्या है माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 क्या है 1, ये मैंने 1 लिखे हैं ऐसे ही। ये 4 चीज़ें याद रखो। अभी आगे मैं आप लोगों को क्वेश्चंस कराने लगा हूँ पास्ट के, वैसे देखने में आपको लगेगा कि ये नहीं होगा, लेकिन आप लोगों ने इससे उसको सॉल्व करना है, ये मैं आप लोगों को बताऊँ। अच्छा, एक और बात मैं आप लोगों को बताऊँ, यहाँ पर मैं मिटाता हूँ इसको, ये आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि इसके अंदर ना जो आयोटा है और माइनस आयोटा, ये बड़े फिट नंबर हैं, ये बहुत चौकस नंबर है। इनका देखें, ये दोनों एक दूसरे के क्या क्या चीज़ हैं, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी हैं, ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स भी हैं,
ये एक दूसरे के वो भी हैं, उनके कॉन्जुगेट भी हैं एक दूसरे के, और ये ही एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी हैं। या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आप ना ही लिखें, उसे रहने दें, क्योंकि कई ऐसा विच केस आ जाता है जो नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, इसके कहने का मतलब क्या है कि 1/आयोटा माइनस आयोटा के इक्वल होता है। और इसको मैं नीचे इरेज कर रहा हूँ, पावर्स तो अब आप लोगों को पता ही होंगी। देखें इसके यहाँ पर रेसिप्रोकल के कहने का मतलब है, देखें 1/आयोटा माइनस आयोटा के इक्वल है, और अगर 1/माइनस आयोटा हो तो ये प्लस आयोटा के इक्वल है। ये रेसिप्रोकल की बात की मैंने, आप लोगों को कहा था ना, इसका रेसिप्रोकल नहीं ये आएगा, इसका रेसिप्रोकल नहीं ये आएगा। एडिटिव इन्वर्स में आयोटा का एडिटिव इन्वर्स क्या आएगा, माइनस, और माइनस आयोटा का लें तो माइनस इंटू माइनस आयोटा क्या हो जाएगा, प्लस आयोटा। उसके बाद कॉन्जुगेट में आयोटा का कॉन्जुगेट माइनस आयोटा। कॉन्जुगेट में तो आपको पता है जो कॉम्प्लेक्स नंबर वाला पार्ट होता है उसका साइन बदलते हैं बस। अब इससे आप लोगों को पता चला, ये बात याद रखनी है कि रेसिप्रोकल, एडिटिव इन्वर्स और कॉन्जुगेट ये तीनों एक दूसरे के हैं, ये दोनों नंबर एक दूसरे के तीनों चीज़ें हैं। अच्छा जी, एक और बात, क्वेश्चन है, चलें आप लोगों में से काफ़ी पढ़ने वाले बच्चे होंगे आप लोगों में, -25/16 अंडर रूट 25/-16 इक्वल ही है या नहीं है इक्वल? अगर इक्वल है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों है? टाइम नहीं ज़ाया करते, ये इक्वल नहीं है। आप लोग सोचते होंगे कि ये क्या बंदा जहाज़ पे आ गया इधर, इसे कुछ पता ही नहीं है कि ये सीधा सीधा इक्वल नहीं है। आम तौर पे तो मैं आपकी बात मानता हूँ कि 25/-16 -25/16 कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि माइनस ऊपर चला जाता है। लेकिन यहाँ पर नहीं, अंडर रूट 25 के साथ आप ये जो है ये इसको इस तरह लिख सकते हैं, और इसको आप लिख सकते हैं 25/16 आयोटा। यहाँ पर आयोटा ऊपर आ गया, यहाँ पर आयोटा नीचे आ गया, तो ये गलत हो गया सीन। अगर अब आपने इसको आयोटा को ऊपर लेके जाना है तो ये आपके पास क्या आएगा, 25/16, या इसे आपको मैं तो ये आपके पास, और साथ 1/आयोटा आ रहा है। ठीक है, अब इसमें इस वजह से ना ये नंबर्स इक्वल नहीं है, ये आप लोगों को समझ आई होगी। आगे अब क्वेश्चन करवाने लगा हूँ आप लोगों को इसके, देखें कि कैसे करें। आयोटा की पावर अब आप लोगों को जो मैंने शुरू में लिखी थी 231047, आयोटा की पावर, क्वेश्चन है आयोटा की पावर 231047 क्या है, बताओ आप लोग मुझे। अब इसके अंदर ना सब ऑप्शंस मैं नहीं लिख रहा, ट्रिक बताऊंगा वही कैसे करना है। आखिर इस तरह का कोई भी नंबर आ जाए, आखिरी दो नंबर लो, आखिरी दो नंबर 47, इसको आप डिवाइड करो 4 पे, 4 डिवाइडेड बाय 47 तो 11 से आएगा 44, पीछे बचेगा रिमाइंडर 3। सारे की पावर को हटा के रिमाइंडर लिख दो आयोटा की पावर 3। आयोटा की पावर 3 क्या पड़ी थी, माइनस आयोटा। इस तरह ये क्वेश्चन करने हैं, हालांकि देखें कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब आप लोगों के पास एक और मैं बता दूं कि जो रूल यूज़ हो रहा है ना, आयोटा की पावर 4n इज इक्वल टू 1, ये आप कहोगे ये तो पंजाब की अगर आप बुक खोलें तो ये तो लिखा हुआ है उसके अंदर, लेकिन यहाँ पर इससे एक चीज़ आप लोगों को ये नज़र आएगी, ये प्रॉपर्टी लिखी हुई चीज़ें होती हैं बुक के अंदर, यूज़ कैसे कर रहे हैं ये हमारी पंजाब की और ये बुक्स नहीं सिखाती इनको, और यही चीज़ वो पूछता है एनईटी में, तो फिर क्या करना है। अब इसीलिए अब इसी से ये चीज़ निकली है ट्रिक। आप कहेंगे ट्रिक कैसे निकली है, हमने कहा आयोटा की पावर 4n हो ना, n में कोई भी चीज़ डालो तो आंसर हमेशा 1 देता है, यानी आयोटा की पावर 4 क्या होती है, 1 देती है, आयोटा की पावर 8 भी 1 देगी, आयोटा की पावर 12 भी 1 देगी। तो यहाँ पर इसका मतलब है जो आयोटा की पावर 44 है, ये 4 का मल्टीपल है ना, तो ये तो दे देगी 1, सॉरी ये लिख दिया 1 दे देगी, तो पीछे बच जाएंगी 3, तो उनको आप अलहदा से लिख दो। इस तरह इन चीज़ों को करते हैं। उसके बाद आपके पास एक और में एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ज़रा अच्छा मज़े का क्वेश्चन है, ये भी पास पेपर का है कि व्हाट इज़ द पॉसिबल वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर n-1। ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं 2, सॉरी बी है ये 3, डी है -1, और सॉरी डी लिख दिए सी, और डी आपके पास है 0। अब आप लोग बताएं कि इसमें से क्या आंसर है। पहली बात तो ये, इसमें कुछ भी नहीं करना,
एक चीज़ अब बात लूँगा, मैं सीधा आंसर बताऊँ कि अयोटा की कोई भी पावर हो ना, अयोटा की उसका आंसर हमेशा +-1 और प्लस अयोटा से ऊपर नीचे नहीं हो सकता। ऐसा नहीं आ सकता कि अयोटा की पावर दुनिया जहां में कोई भी अयोटा की पावर ले लो, ऐसा नहीं हो सकता कि वो इन 2-4 चीज़ों में से बाहर आ जाए कि आपने अयोटा की पावर कोई ली और आंसर आपके पास 25 आ गया। खाली अयोटा की पावर, साथ मल्टीप्लाई तो करा ही सकते हैं ना, वो तो छोड़ दें, सिर्फ अयोटा की पावर लें, ऐसे कोई नहीं है अयोटा की पावर के आप वो लें तो आपके पास वो वहाँ पर वो इन में से नंबर के अलावा आ जाए। तो इसमें देखो -1 है, तो अयोटा की पावर का आंसर सिर्फ ये हो सकता है, ये दोनों और ये हो ही नहीं सकते। अब देखें, अब यहाँ पर आपके पास एक तो ये हो गया क्वेश्चन का सॉरी आप लोगों को मैं आगे अभी जो एक और बताने लगा हूँ, ये कुछ ट्रिक्स हैं, ये आप अपनी कॉपियों शॉपियों पे लिख लें, जिस पे भी आप लोगों ने करना है। ये मैं चीज़ें लिखने लगा हूँ, इनके सीधे सीधे फार्मूले ये यूज़ होते हैं वहाँ पर। अब मैं आप लोगों को बताऊँ, आप लोगों ने शायद पहले NETs वगैरह के लिए YouTube से पढ़ा हो या इस तरह, वहाँ पर आप लोगों को पता होगा एक बंदा आता है, उसका नाम है हाशिम ज़िया, ठीक है जी। बंदा सस्ता पढ़ाता है, ठीक है, 7,000 रुपये लेता है वो, और वो कहता है कि मैं बड़ा अच्छा पढ़ाता हूँ, ठीक है, अच्छा भी पढ़ाता है, लेकिन उसकी कुछ जो है ना ट्रिक्स वगैरह वो गलत है। उसने इस तरह का क्वेश्चन कराया था, ये इस तरह का क्योंकि क्वेश्चन आया था पेपर में, तो वो कहता है इस पे बायनोमियल लगा दो। अब उस बायनोमियल लगाने में उस बच्चे के 10 मिनट ज़ाया हो, तो ये गलती बच्चे की तो ना हुई, ये उस टीचर की गलती हुई जिसने गलत बताया। अगर आप लोगों को ये 4 चीज़ें याद होंगी, इससे हज़ारों क्वेश्चन वहाँ पर आपसे सॉल्व हो जाएंगे। अब देखें, आपके पास 1 - अयोटा, इसकी पावर मेरे पास आ गई है 10। अगर 10 आ गई है, लगा लो बायनोमियल, चलो करो शुरू। क्या करोगे? 1000, इसको आप लोगों को किस तरह सॉल्व करने, 1 - अयोटा स्क्वेयर की पावर 5 लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं ना। 2 अयोटा बन गया, ये हमने क्या पढ़ा था, 1 माइनस है तो ये -2 अयोटा आ जाएगा, ऊपर आ जाएगी पावर 5, ये यहाँ से इसकी वैल्यू डाली है, -2 की पावर 5। अब इस पे अलग-अलग लगा लो, -2 की पावर 5, अयोटा की पावर 5, -2 की पावर 5 है -32, अयोटा की पावर 5 क्या होती है, करो डिवाइड 4 पे, क्या आता है रिमाइंडर 1, और वो होता है अयोटा। ये आंसर आ गया। अब जो बचा बायनोमियल लगाया इतनी जल्दी कर सकता है, तो वो कर सकता है, तो मेरे पास लिया ना, तो मैं उसका शागिर्द बन जाऊँगा, ठीक है। अब आप लोगों के पास एक और पास पेपर का क्वेश्चन है कि 1 + अयोटा ओवर 1 - अयोटा की पावर 4n है अगर, और इसका आंसर है 1, तो उसने पूछा, क्वेश्चन इसका ये था कि व्हाट कैन बी द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, सॉरी ओ यार, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n। अब चलो बताओ मेरे भाइयों, सोचो, ऑप्शंस आपको देते हैं 0, ऑप्शंस आपको देते हैं 1, ऑप्शन देंगे -1 और ऑप्शन देंगे 2। अब देखो, पहली बात तो ये दिमाग खोल के सोचो, ये सारा हमने, इसको छोड़ दो, ये सारा हमने किसके इक्वल पढ़ा था, अयोटा के, तो ये क्या आ गया, अयोटा की पावर 4n, अयोटा की पावर 4n = 1, ये तो फार्मूला बन गया ना, जो पहले मैंने आपको ट्रिक भी लिखवाई है, या जिससे मैंने बताया कि इससे ट्रिक्स बनी है। अब यहाँ पर मैंने आपसे पूछा अयोटा की पावर 4n में कौन सी n की लीस्ट वैल्यू है जिस पे आंसर आ जाए इसका पॉजिटिव या 1 आ जाए। तो लीस्ट वैल्यू जो है ना, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू वो है 1, कि आप अयोटा में 4 के साथ 1 मल्टीप्लाई करवाएं तो अयोटा की पावर 4 आ जाएगा, और वो बन जाएगा 1, जो कि उसके राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर तो आंसर आ गया 1। लेकिन मेरा आप लोगों से सवाल क्या है, मेरा सवाल चेंज है, मेरा आप लोगों से सवाल है व्हाट कैन बी द लीस्ट वैल्यू ऑफ n, पॉजिटिव छोड़ दो, लीस्ट वैल्यू ऑफ n। आप बताओ, यहाँ पर अब देखें, अब यहाँ पर अगर आप 0 डालें तो 4 को 0 करेगा या नहीं, तो 0 तो किसी भी चीज़ की वैल्यू हो तो 1 आ जाएगी। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इस तरह के क्वेश्चन दिमाग खोल के, एप्टीट्यूड का टेस्ट है ना, एप्टीट्यूड के टेस्ट के अंदर आपने अपना दिमाग खोल के बैठना है और आपने सोचने की कोशिश करनी है, सोचोगे तो होगा, ये बात बता दूं अभी मैं आप लोगों को, ठीक है। अब इसके बाद अब आपके पास आ रहे हैं, एक और है कि सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ अयोटा इज इक्वल टू, जो मैं जिस तरह अल्फाज बोल रहा हूँ इनको लिख लें, सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ अयोटा इज
क्या होता है भाई, अगर किसी को पता है तो वह बताए। इट इज़ 0, ठीक है ना, और n बिलोंग्स टू इंटीजर्स है यहाँ पर। अब एक बात तो ठीक है, इसका मतलब है कि अगर आयोटा की पावर 1 प्लस आयोटा की पावर 2 प्लस आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर 4 आ जाए, अब जो बचा जिसको ये नहीं पता ये छोड़ दो, आप समझो आपके पास क्वेश्चन आ गया। सीधा सीधा देखो, अब बच्चा क्या करेगा, पहले इसको सॉल्व करेगा, आयोटा लेगा, इसको -1 करेगा, इसको माइनस आयोटा करेगा, इसको क्या करेगा। अरे भाई पढ़ के गए होते तो सीधा 0 न लगाते। ये ही वो उसका क्या है, ट्रिक ही है एक किस्म की। ये भी हमारी बुक्स में लिखा होता है पर पता नहीं होता कि क्या करना है, इसका इस्तेमाल क्या करना है, ठीक है ना। ये तो 4 कंजेक्टिव पावर, लेकिन एक शर्त है। अब कंजेक्टिव का तो मतलब होता है ना कि कंजेक्टिव का आम इंग्लिश में मतलब देखें तो मतलब साथ साथ वाले। तो अगर लेकिन यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर क्या मतलब है, ऑर्डर होना चाहिए, इनके बीच में कोई ऑर्डर होना चाहिए। यहाँ पर कंजेक्टिव में अगर 1 3 5 7 है, उस तरह भी ऑर्डर बन रहा है तो फिर भी 0 देगा। ऑर्डर बनना चाहिए कोई ना कोई, ठीक है ना, तो फिर आंसर 0 देगा। लेकिन एक और मेरी बात आप लोग यहाँ से कान खोल के सुन लें, ऑर्डर सीक्वेंस एक बात है इसके लिए, सीक्वेंस शुड नॉट बी क्या होना चाहिए, हाँ जी, सीक्वेंस शुड नॉट बी ऑफ 4। अगर यहाँ पर वैसे तो मैंने आप लोगों को कहा ना कि आयोटा की पावर यूँ कर लें, आयोटा 3 आयोटा 6 आयोटा 9 इस तरह कर लें, कंजेक्टिव पावर्स आ रही हैं, 0 कर देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आ जाए आयोटा की पावर 4 आयोटा की पावर 8 आयोटा की पावर 12 आयोटा की पावर 16, कोई होगा ना वो क्या कर देगा, 0 नहीं, 0 नहीं। यहाँ पर क्योंकि हमने पढ़ा था जो 4 की पावर्स होती हैं वो आंसर दे देती हैं, तो 1 ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1, तो ये तो हो जाएगा 4। ये दिमाग खोल के रखना है कि 4 के लिए आयोटा का ये सीक्वेंस नहीं लगता, ठीक है ना, आयोटा की ये ट्रिक नहीं लगती 4 के लिए सिर्फ और सिर्फ। अब आगे एक और इसकी ट्रिक है, या इसका एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा देता हूँ, चलो क्वेश्चन करो। सिग्मा आयोटा इज इक्वल टू -16 से 100, या आयोटा नहीं n लिखता हूँ 100, आयोटा अच्छा जी, इसमें साथ आपके पास आ रहा है आयोटा की पावर 100, तो इसका क्वेश्चन आंसर क्या है, ये सिग्मा लगाया है। अब ऐसे क्वेश्चनों को मैं सीधा आपको आंसर बताने लगा हूँ कि कैसे करना है आपने। देखें टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स गिने, टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स 100 होगी पूरी, और माइनस वाली 16 कितनी होगी, 116। 116 होगी, नहीं होगी 116, 116 नहीं हुई, 117 हुई, 117। कैसे भला, 16 वाली माइनस 1 0 और फिर आगे 1 से 100, तो 0 भी तो है भाइयों, 17 117 टर्म्स होगी। अब इस पे क्वेश्चन मैंने बस इसलिए बताया था, इसको मैं अगर यहाँ पे -n इससे करूँ -15 से, अब टर्म्स बनेंगी 116। अब क्या करना है, इनको सॉल्व करने के लिए जितनी टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स निकालो उनको डिवाइड करो 4 पे, 4 116 पे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। यानी अगर आप इस तरह डिवाइड करो 116 पे तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ये आंसर नीचे रिमाइंडर इसने देना है 0, तो जब रिमाइंडर 0 है तो इसका मतलब है आंसर भी आ जाएगा 0, सॉरी आंसर क्या आपके पास आ जाएगा, आंसर आपके पास हाँ 0 ही आ जाएगा। पता है क्या करना है, ये वैसे किया कैसे है, रिमाइंडर 0 आ गया आंसर 0 कर दिया, नहीं, असल में जो भी रिमाइंडर आता है ना, रिमाइंडर उतनी टर्म्स, रिमाइंडर जितना रिमाइंडर आया उतनी टर्म्स आप शुरू से लें। सिग्मा आयोटा की पावर है ना n, मैंने वही अगर मैं यहाँ पे n को ना -16 से कर देता हूँ 100 पे, अब 117 टर्म्स बन गई, अब एक रिमाइंडर बच जाएगा। अब अगर 117 कर दूँ ना इसे तो एक रिमाइंडर बच जाएगा। एक रिमाइंडर का मतलब है एक टर्म लेनी है आपने, शुरू से लो, आयोटा की एक टर्म लो, और एक टर्म यानी पहली से ले रहे हैं, तो पहली कौन सी है, -16 से शुरू हो रही है, ठीक है ना, ये मैं आप लोगों को कह रहा हूँ। अब -16 से क्या आएगी पावर, ये 1 बाय आयोटा की पावर 16, 1 बाय 1 1, इस तरह करना है। क्या करना है, जो भी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालें उसको 4 पे डिवाइड करें, जितना रिमाइंडर आ रहा है उतनी आप टर्म्स लें, और उतनी टर्म्स लें स्टार्ट से,
और फिर उनको अब अगर इसकी बजाय अगर मैं मिसाल दे रहा हूँ, बस नंबर कोई भी देख लें, अगर रिमाइंडर 2 आ जाता तो आप आयोटा की पावर एक -16 और साथ सम लेते हैं आयोटा की पावर -15, उतनी टर्म्स लेनी है, उतनी टर्म्स ऐड करवाते जाना है, ठीक है ना। इस तरह करना है, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इस तरह करना है क्वेश्चन। और उसके बाद एक और आप लोगों के पास बस आ जाएगा कि प्रोडक्ट ऑफ 4 कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा की पावर -1, आयोटा की पावर -2 और या माइनस लिख दूँगा, क्या लिख दूँ, प्लस लिख देते हैं, प्लस प्रोडक्ट अगर हो 4 कंसेक्यूटिव टावर, और कंसेक्यूटिव का मेरा मतलब वही है जो पहले मैंने आपको बताया कि सीक्वेंस कोई ना कोई होना चाहिए, तो उनका प्रोडक्ट क्या आएगा -1, ठीक है ना जी। अब मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो, आयोटा की पावर 2 प्लस कह रहा हूँ मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 3 और चलता चलता आयोटा की पावर 100। आंसर बताओ भाइयों, कैसे करोगे ये बता दूँ। इसके लिए आपने क्या करना है, टोटल देखो टर्म्स कितनी है, 1 से शुरू हो रही हैं, 100 टर्म्स आ गई, 100 टर्म्स 4 पे डिवाइड करो, 4 का हमने देखा है ना 25 आ गए, इसका मतलब है कंसेक्यूटिव टर्म्स वाले 25 सेट बनेंगे, यानी आयोटा 1, आयोटा 2, आयोटा 3, आयोटा 4, ये 7 डॉट है यार, आयोटा 4, इस तरह आगे 8। तो अब ये सारा क्या हो जाएगा -1, अगला भी -1, तो इसका मतलब है -1 की पावर 25 बन जाएगा, क्योंकि सारे -1 आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा -1। इस तरह इनको क्वेश्चंस को करने, किस तरह करने, जितनी टोटल टर्म्स हैं उनको 4 पे डिवाइड करें और फिर जितने ये आ रहे हैं उसके सेट्स, ये इतने सेट्स हैं, और फिर पावर ले लो भाइयों। और इसमें भी वही बात है, सीक्वेंस शुड नॉट बी ऑफ 4, अगर 4 का सीक्वेंस हो गया तो भाई फिर आपने इस तरह नहीं करना, फिर 4 के सीक्वेंस में 1 आंसर्स आते हैं, तो फिर आपने उसमें 1s डाल के चेक करना है आपने, ठीक है जी। अब आपके पास बस आ रहा है, बस आपके पास आ रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स आ रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स आ रहा है। क्लास थोड़ी बड़ी हो रही है, ये मैं इसलिए आप लोगों को करा रहा हूँ, पहला लेक्चर है तो मैंने कहा थोड़ा आप लोगों को ना थोड़ा ज़्यादा मतलब डिटेल में बता दूँ, अगलों का मैं आप लोगों को डिटेल में नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक है, अगले स्पीड से ही जाएंगे। प्रोडक्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर ए, अब आप लोगों को ये तो पता है ना, कम्प्लेक्स नंबर्स को हम कोऑर्डिनेट की फॉर्म में या इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर एक Z1 है ये और Z2 है आपके पास CD, यानी असल में इसका मतलब यही होता है A प्लस आयोटा B, और इसका मतलब होता है C प्लस आयोटा D। अगर वो आपसे एग्जामिनर पूछता है Z1 डॉट Z2 बताओ, तो मेरे भाई क्या करेंगे जी, शुरू से तुना तुन इसको मल्टीप्लाई कराओ, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कराओ, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कराओ, फिर इसको इससे करो, फिर इसको इससे करो और फिर सॉल्व करो। नहीं भाई, AC माइनस BD और BC प्लस AD। कोशिश करो जब भी मल्टीप्लिकेशन का आ रहा है उसको इस फॉर्म में लिखो और ये फार्मूला लगा दो, ये फार्मूला लगाओ। आप लोगों को अभी जो शुरू में करेंगे ना, उन्हें लगेगा कि यार ये तो नहीं, मैं तो इससे ज़्यादा स्पीड में कर लेता हूँ, मैं तो ये कर लेता हूँ, लेकिन आप लोग, मेरी मानो, मैं भी पहले यही कहता था यार इससे ज़्यादा तो जल्दी वो हो जाती है, लेकिन नहीं होती, वहाँ पर फंस जाता है बंदा। ये चीज़ करो और इससे आसानी होगी। और इसी तरह अगर Z1 बाय Z2 आ जाए तो उसमें कुछ भी नहीं है, क्या करने, नीचे तो आ जाएगा C² प्लस D², सॉरी ये स्क्वायर है, ऊपर क्या आ जाएगा AC प्लस BD, ये इसका x वाला आ गया, इधर भी C² प्लस D² आ जाएगा, और इधर क्या AC प्लस BD की जगह क्या चीज़ आ जाएगी, BC माइनस AD। इस तरह इसकी डिवीजन करनी है। और ये मेरी बात माने, क्वेश्चन आता है मुश्किल होता है, वैसे आम बुक वगैरह वाले क्वेश्चन तो आप कहते हैं यार मैं उससे जल्दी कर लूँगा, उससे वो बुक वाले होते हैं, वहाँ वाले नहीं होते फिर जल्दी, वहाँ वालों पे फिर आपका मुंह खुल जाता है जाके। ये कह रहा हूँ मैं आप लोगों को। अब यहाँ पर आप लोगों को अब आगे इस तरह के क्वेश्चन करने हैं। आप देखें, अब आपके पास आ रहा है एक तो प्रॉपर्टीज़ है ना, Z प्लस Z बार हो अगर, तो ये होगा 2 रियल पार्ट ऑफ Z। अच्छा एक मेरी बात यहाँ पे सुन लो, ये मैं आप लोगों को बता दूँ, x प्लस आयोटा y, रियल पार्ट क्या है x, ये है रियल पार्ट ऑफ z, इसमें सिर्फ y जो है वो है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। बच्चे गलती करते हैं, आयोटा भी साथ लिखते हैं, बच्चे कहते हैं पूरा आयोटा y इज इमेजिनरी पार्ट है, नहीं, पूरा आयोटा y नहीं है, सिर्फ y इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है। ये बात याद रखनी, ये भी क्वेश्चन पेपर में आता है, वो MCQs में कंफ्यूज करता है हमेशा। MCQs के अंदर एक आई कैचिंग पॉइंट होगा। अच्छा जी, पहले देखें z प्लस z बार 2 रियल पार्ट ऑफ z आ जाएगा,
z माइनस जेड बार, ये डिवाइड नहीं है, ये बच्चे गलती ना करें, z माइनस जेड बार क्या होगा, टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, लेकिन साथ अयोटा इसमें आना है, इसमें आना है। यहाँ मतलब कहते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी लो और साथ अयोटा मल्टीप्लाई करो। असल में इमेजिनरी पार्ट खाली होता है, साथ अयोटा लगाना होता है। ये आप करके इनको आप, अगर कोई बच्चा चेक करना चाहता है कि ये गलत है या सही है, वो उसको खुद कोई भी अपना तरफ से बना लो, कम्प्लेक्स नंबर ले लो और उसको चेक कर लो। अगर जी बार के इक्वल हो तो इससे क्या पता चलता है, जी इज़ प्योर इमेजिन वो रियल नंबर, या जैसे क्या कह सकते हैं, इज़ प्योर कह रहा हूँ, खाली रियल, कि जी इज़ रियल, यानी टू के इक्वल, यानी एक कम्प्लेक्स नंबर, यार मैं आपको क्या टू बताऊं, कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कॉन्जुगेट के इक्वल सिर्फ तब हो सकता है जब वो रियल नंबर हो, क्योंकि हमें पता है कॉन्जुगेट में सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स वाले का साइन बदलते हैं, रियल तो वही रहता है। तो अगर आप कॉन्जुगेट उसके इक्वल आ जाए तो इसका बस सीधा मतलब है वो रियल है, और इसी तरह अगर वो उसके नेगेटिव के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब है जी इज़ प्योर इमेजिनरी। इसका मतलब है कि इसमें इमेजिनरी पार्ट तो होगा ही नहीं, इसका मतलब है ही नहीं, अयोटा वाला साथ कुछ भी नहीं है, ये साथ अलहदा अयोटा लिखा, यानी ये है ही नहीं। इसका मतलब है सिर्फ सादा रियल नंबर है, इसका मतलब है कि सिर्फ प्योर इमेजिनरी है। प्योर इमेजिनरी वो होता है जिसमें अयोटा के साथ कोई चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होती, वो होता है, ठीक है ना। ये चीज़ें सब आप लोगों को मेरे ख्याल से पता ही होंगी। अब आगे मैं जाने वाला हूँ, आगे देखें, थोड़ा ही रह गया। अब आप लोगों को थोड़ा सा लगेगा, मैं इनकी एक प्रॉपर्टीज जल्दी से आप लोगों को लिखवाता हूँ, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्जुगेट एंड वो जो इसका है ना आपके पास, इसका क्या लेते हैं, मैग्नीट्यूड लेते हैं, या इसका प्रॉपर्टीज़ ऑफ आपके पास आ रहा है कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस। हाँ जी, इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं डायरेक्ट पहले तो है z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। यहाँ पर अगर मैं ले रहा हूँ तो z मॉड क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। अब मेरे भाइयों वास्ता है, इसमें y के साथ आई ना डालना, वास्ता है आई ना डालना, गलत हो जाएगा, फिर बाद में आगे बोलोगे ये क्या है। और इसी चीज़ को कभी कभी वो पूछता है कि अगर z ये नंबर है तो इसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन बताओ, तो ये भाइयों बच्चे पागल होते हैं ना, पता नहीं होता, तो वो वहाँ पे कहते हैं ये क्या आ गया, मॉड ही डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होता है, ये बता दूं मैं आप लोगों को, ठीक है। अब आगे इनकी प्रॉपर्टीज़ बस मैं जल्दी जल्दी लिखने लगा हूँ, इनको अप्लाई करेंगे तो आप लोग से क्वेश्चंस होंगे। पहले नंबर पर अब देखो, एक ऐसे सीधी बता दूं कि जब आप, क्योंकि यहाँ पर हमने स्क्वायर लेने होते हैं, इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ का साथ साइन बदलते हैं, एक्स और वाई के साइन बदलेंगे, लेकिन जब आप स्क्वायर लेते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसलिए ये यहाँ पर आ जाएगा। दूसरी आपके पास प्रॉपर्टी क्या है कि z इंटू जेड बार आ जाए तो वो तो जी मॉड का स्क्वायर होता है। फिर उसके बाद आपके पास अगर तीसरे आ जाती है z1 प्लस z2, तो ये आपके पास आ जाएगी, सॉरी ये सारे का एक मैंने गलती से यूँ लिख दिया कि सारे का मॉड लो तो वो z1 का मॉड प्लस z2 का मॉड। और ये प्रॉपर्टीज़ बड़ी काम आती हैं, बच्चा सोचता है यार नहीं, आगे सवाल सॉल्व करने में काम आती हैं। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे, ये इसका माइनस ले लो, इस तरह करना है। उसके बाद आपके पास आता है ऊपर, मैं आप लोगों को साथ लिख देता हूँ, देखें कि मॉड मल्टीप्लाई कराओ z1 z2, तो ये अलग-अलग का मल्टीप्लाई करा सकते हो आप। उसके बाद आपके पास आ जाता है z1 बाय z2, तो इसको आप करो n, या n की बजाय सिर्फ पहले ये कर लो, n छोड़ो, तो ये किसके को लगा, z1 मॉड डिवाइड बाय z2 मॉड। उसके बाद मैं ये रेज कर रहा हूँ, ठीक है ना जी, देखो यहाँ पर। उसके बाद आपके पास आ रहा है एक और कि z1 का z का मॉड, सॉरी, अगर वो z के मॉड का n पूछता है, या देखो समझो आपको उसने z दे दिया और उसने क्या है z का n लो और मॉड लो, बच्चा फुदू क्या होगा, क्या करेगा जी, जी का n लेगा, मतलब जी की पहले n पावर लेने लग जाएगा, उसका कम्प्लेक्स आ जाएगा, फिर मॉड लेगा ना बाबा, ये जी मॉड लो और n लो, आसानी होगी। उसके बाद आप लोगों के ट्रायंगुलर, इसकी ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी है और वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये मैं रेज कर रहा हूँ, ठीक है जी। देखें
ये बस मुकने वाला है। इसके बाद आपके पास बस वो पोलर फॉर्म आएगी, और पोलर फॉर्म इंपॉर्टेंट है, वो मैं आप लोगों को बस कराऊंगा, तो आप लोगों का ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, देखो भाई कितनी इंपॉर्टेंट है कि नाम भी अलहदा से स्पेशल दिया गया है, पिछलियों को नहीं दिया था, इसको दिया है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इससे आप लोगों को समझ आनी चाहिए। g1 मॉड माइनस g2 मॉड, और इसका यूँ लेस देन और इक्वल टू g1 माइनस g2 मॉड, माइनस नहीं सॉरी प्लस, लेस देन इक्वल टू g1 मॉड प्लस g2 मॉड। अब इसके अंदर एक चीज़ है, कहने का मतलब ये है कि वो आपको पता है क्या करता है, वो आपको दो कम्प्लेक्स नंबर्स देगा और पूछेगा कि इसकी वैल्यू किस से किस के बीच हो सकती है, तो फिर इस इनइक्वालिटी का काम आता है, फिर इस इनइक्वालिटी का काम आएगा। और वो किस तरह आएगा, आप क्या करोगे, अलहदा g1 का मॉड लोगे, g2 का मॉड लोगे, g1 के मॉड से g2 के मॉड को माइनस करोगे, आंसर अगर क्योंकि नेगेटिव में आ जाएगा ना, अगर नेगेटिव में आ जाए तो उसको भी पॉजिटिव की फॉर्म में लिखना है, इसलिए मैंने देखो मॉड के ऊपर भी मॉड लगाया है। और उसके बाद या तो और उसका ये इसका लीस्ट हो सकता है, इससे नीचे नहीं हो सकता, और उसका तो यहाँ पर आपके पास एक x जो भी वैल्यू आ जाएगी इससे, फिर आप उसको अलहदा मॉड्स का सम लो तो वो मैक्स में वैल्यू हो जाएगी, इस वैल्यू से और इस वैल्यू से आगे वो नहीं जा सकेगा, इससे आपका आंसर हो जाएगा। या इसको आप यूँ लिख सकते हैं, यूँ, ठीक है ना। ये अब आगे और एक और बात, z इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी हो जाता है, बच्चे गलती कर देते हैं। z कभी भी 0 से नीचे नहीं हो सकता, कभी भी 0 से नीचे नहीं हो सकता, ठीक है। अब यहाँ पर अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आप लोगों को पता चले कि यार इंपॉर्टेंस क्या है इन प्रॉपर्टीज़ की। देखें 1 प्लस आयोटा इंटू आया साथ माइनस p प्लस आयोटा, और साथ आपके पास आ जाएगा है 5 माइनस 2 आयोटा। उसने कहा ये √2 के इक्वल है, p की वैल्यू निकालो। चलो मेरे शहजादों शुरू हो जाओ, क्या करोगे जी, मल्टीप्लाई कराओ, डिवाइड करा के अलहदा कम्प्लेक्स नंबर निकालो, फिर उसका मॉड लो, फिर मॉड को p के इक्वल करो, और ये करो वो करो ना भाई, सीधा बताऊँगा 1 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व होगा। आप लोगों को मैंने क्या कहा था, अगर ये प्रॉपर्टी याद है g1 g2 हो तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, g1 इंटू g2 लिख सकते हैं ना। ऊपर वाले का इसी तरह करेंगे, ऊपर क्या करेंगे, इसका मॉड अलहदा से लेंगे और इसका मॉड √2 आएगा। ये मैं क्योंकि मुझे तो अब इसका याद हो चुके हैं प्रैक्टिस कर करके, तो आप लोगों को भी प्रैक्टिस करके याद हो जाएंगे, क्योंकि √1 स्क्वायर प्लस आयोटा के साथ भी 1 है, 1 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 2 साथ माइनस p, इसका क्या आ जाएगा, √ क्या आएगा भाई, इसका आएगा p का स्क्वायर प्लस 1, ये आएगा, क्योंकि माइनस p का स्क्वायर p स्क्वायर हो जाएगा, और इसका 1 साथ डिवाइड कराओ, इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा 25 प्लस 4। देखो ये √2 के इक्वल लिख दिया, √2 कट गया, √p स्क्वायर प्लस 1 किसके इक्वल हो जाएगा, √29, स्क्वेयरिंग करो, p स्क्वायर इक्वल टू 29, p स्क्वायर कितना आ गया 28, p स्क्वायर p कितना आ गया, ये पुट्ठा ही होता जा रहा है, p किसके इक्वल आ जाएगा √28। गिन लो भाई, तुम लोगों को समझाया है, टाइम लगता है, फिर भी टाइम कितना ही लगा होगा, 1 मिनट तो नहीं ना लगा। इस तरह इसको करना है, ये प्रॉपर्टीज़ लगती हैं। अब मैं जल्दी इसलिए मिटा रहा हूँ कि आप लोगों को ना, क्योंकि आगे भी करवाना है, क्लास लंबी होती जा रही है। देखें इस तरह के इनको आपने प्रॉपर्टीज़ को उनको अलहदा करो, हमेशा आसानी होगी, हमेशा आसानी होगी। आ रहे हैं पोलर फॉर्म पे, पिछली सारी चीज़ें तो वो थी जो आप लोगों ने पढ़ी हैं फेडरल बोर्ड वालों ने, ये नहीं पढ़ा होगा पोलर फॉर्म, क्योंकि ये तो पंजाब की बुक में था, या जिसने पंजाब की बुक पढ़ी है उसे पता होगा। ये है, ठीक है जी, ये आपके पास है कोई भी पॉइंट है P, ठीक है ना, x y है। अब इसका जो ये r है, ये है x स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर, या मैं इसको यहाँ पर लिखने के बजाय ना गंद बन जाएगा, इधर लिखने के बजाय मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये क्या होगा, r इज इक्वल टू √x स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर, ठीक है। ये r है, मैं यहाँ पे बस r लिख देता हूँ। ये तो है थीटा, इतना हिस्सा x है, इतना हिस्सा y है। अब आप लोगों को सीन क्या है, पोलर फॉर्म क्या है। अब देखें कम्प्लेक्स, जिस तरह आम सादे नंबर है ना, उनको तो आप आम प्लेन के अंदर ड्रॉ कर सकते हैं, कम्प्लेक्स नंबर को नहीं ड्रॉ कर सकते। कम्प्लेक्स नंबर के लिए स्पेशल प्लेन है, इसका भी नाम पूछ लेता है, इसका नाम है इमेजिनरी प्लेन,
या इसका साथ आर्गान प्लेन नाम है, और या तो इसका कॉम्प्लेक्स प्लेन नाम है। होता क्या है असल में, जब आप उसको ड्रॉ करते हैं तो जो x कोऑर्डिनेट है वो तो रियल प्लेन पे ड्रॉ होता है, y का कोऑर्डिनेट जो है ना ये आर्गान प्लेन पे ड्रॉ होता है। अब यहाँ पर ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अब देखो यहाँ पर जो थीटा है आर्ग्यूमेंट ऑफ z। आर्ग्यूमेंट वो चिक वाली नहीं है रहा जो आप लोग करते हो अपने जानने वालों से, वो वाली नहीं है, दूसरी है, ठीक है ना। और ये लिखी जाती है कैसे, tan इनवर्स y बाय x, ये ठीक है, tan इनवर्स y बाय x। अब इसमें ना एक और मैं एक बात बताऊं, ये तो आप लोगों ने पढ़ा है ना, पहले में होता थीटा ही होता है, दूसरे में होता पाई माइनस थीटा होता है, तीसरे में होता पाई प्लस थीटा होता है, चौथे में हो तो 2 पाई माइनस थीटा होता है या 360 माइनस थीटा होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे उल्टा होता है। यही मैंने आप लोगों को बताना था, यहाँ पर उल्टा होता है। यहाँ पर सीन क्या होगा, पहले में तो आया थीटा है, दूसरे में आएगा तो पाई माइनस थीटा, तीसरे में अगर आएगा, मैं आप लोगों को लिख देता हूँ, ये तो है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है ना। अगर दूसरा क्वाड्रेंट है तो आ जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स y बाय x, ठीक है। अगर तीसरा क्वाड्रेंट है ना तो फिर आ जाएगा tan इनवर्स, और इसमें तीसरे क्वाड्रेंट में ये यूं लिखना है y बाय x माइनस पाई, और चौथे में आ जाए अगर तो आपने लिखना है थीटा इक्वल टू माइनस tan इनवर्स y बाय x। इसमें x तो पॉजिटिव होगा तो y यू मॉड में लिखना है। अब मैं एक बात बताऊँ, यहाँ पर आप लोग सोचोगे मॉड क्यों, मॉड मेरे लिखने का बस ये मतलब है कि कभी भी अगर x और y की वैल्यू नेगेटिव भी आ रही है ना, क्योंकि दूसरे तीसरे क्वाड्रेंट में चौथे में नेगेटिव हो जाती हैं वैल्यूज़, तो आपने नेगेटिव नहीं डालनी, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू डालनी है, उसका नेगेटिव साइन इग्नोर करना है। आपने बाकी चीज़ें देखनी है, ये चीज़ें देखनी है। पहला क्वाड्रेंट है सीधा tan इनवर्स y बाय x लो, मसला ही कोई नहीं। दूसरा क्वाड्रेंट है पाई माइनस tan इनवर्स y बाय x, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तीसरे में अब आप लोग कहोगे tan इनवर्स y बाय x माइनस पाई किया और यहाँ पर माइनस tan इनवर्स किया। ये इसलिए किया है कि थीटा की एक रेंज होती है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ थीटा की रेंज क्या है, थीटा की, या इसको मैं सीधा इस तरह लिखता हूँ, थीटा की रेंज होती है माइनस पाई और यहाँ से लेस देन और इक्वल टू पाई, या इसको ठीक है ना यूँ मैंने लिखा, या आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। तो कहते हैं थीटा माइनस पाई से हमेशा बड़ा होगा, माइनस पाई के जितना भी नहीं होगा, और पाई के इक्वल हो सकता है, इससे ऊपर नीचे नहीं जा सकता। ये तो 270 वगैरह में चले जाते हैं, इसलिए हम इसको माइनस में ले जाते हैं, उस तरह नहीं करना चाहते, 270 वगैरह में नहीं हम इसको लेके जा सकते। ये भी क्वेश्चन आ जाता है, ये हमेशा याद रखना, ये चीज़ें मैंने आपको बतानी थी। अब एक और बात बताऊँ मैं आप लोगों को, यहाँ पर ये बता देता हूँ, यहाँ पर आर को मैं लिख देता हूँ, आर क्या था, √x² + y², ये तो सीधा आर मॉडुलस ही असल में। देखो मेरी बात सुनो, क्वेश्चन है z = x + i/y, इसको वो कहता है पोलर फॉर्म में, या इसको कोऑर्डिनेट्स के हैं x y है ना, ये तो आम कोऑर्डिनेट्स हैं, लेकिन अगर इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स बनाओ तो वो होते हैं r और थीटा। r कौन सा, ये वाला, थीटा कौन सा, ये वाला, जिसको ये फार्मूले लिखे हैं। अब करना क्या है, पहले में देखें, मैं इसको या इसकी फॉर्म बनवा देता हूँ। पहले z = जो है ना x + i/y है, तो आप इसे क्या लिखेंगे, z = r cos थीटा + i/r sin थीटा। ये वहीं से बनता है, ये इस पूरे टेबल से डिराइव होता है, मैं अभी नहीं कर रहा, दस्ती लिख रहा हूँ। r कॉमन लो, cos थीटा + i/r sin थीटा लिखो, तो इसे आप लिख सकते हैं, ये मैं नीचे से इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। इसे आप लिख सकते हैं r sis थीटा। सिस कौन सा, ये c फॉर कॉज, i फॉर आयोटा, s फॉर साइन, r sis थीटा z। या इसकी एक और स्पेशल फॉर्म है, और वो है z = r e⁻ थीटा, एंड दिस इज स्पेशल, इसे कहते हैं ऑलर्स फॉर्म। ऑलर्स फॉर्म, और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इस तरह की आती है। अब देखो इसके अंदर r क्या है, ये, थीटा क्या है, ये। अब देखो ये तो मैंने आप लोगों को लिखवा दिया कि इस तरह करना है। सवाल क्या आएगा, देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसके अंदर ना सवाल इस तरह आता है, आपको मैं बताऊँ,
वो कहते हैं कि अगर मैं बस एक की मिसाल दे रहा हूँ, अगर सबसे आसान ले रहे हैं 1 प्लस आयोटा, अगर z है 1 प्लस आयोटा, इसका मैं इसको उसमें कैसे लेके जाऊँ, उसके इस फॉर्म में या इस फॉर्म में कैसे लेके जाऊँ। पहले निकालो थीटा और r निकालो। r कैसे है, √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू √2, r आ गया √2। साइन चेक करो, पॉजिटिव 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 दोनों किस में होते हैं, पहले क्वाड्रेंट में, तो थीटा किसके इक्वल आएगा, tan इनवर्स y बाय एक्स। y यहाँ पर क्या है, y है 1, x क्या है, x भी है 1, तो ये क्या आएगा 1 बाय 1, तो ये क्या आएगा tan इनवर्स 1 45। ये आप लोगों ने टेबल को ट्रिग्नोमेट्री के याद करने हैं, अगर ये याद नहीं होगा उधर फिर मुंह खोल के बैठ जाओगे, ठीक है ना। tan इनवर्स 45, थीटा भी आपके पास आ गया। अब बस इसको इस फॉर्म में लिखने, सारी चीज़ें तो आपके पास आ गई हैं। अब देखो z किसके इक्वल था, इस सारी फॉर्म में नहीं लिखते, डायरेक्ट इसमें लिखते हैं, ये ज़रा प्यारी फॉर्म है, √2 6 45। अब बच्चा जिसने नहीं पढ़ा ये, उसके सामने ये चीज़ लिख दी जाए तो वो तो मुंह खोल के बैठ जाएगा, ये कौन सी साइंस आ गई है, मैंने तो ना कभी पढ़ी है ना सुनी है, लेकिन वो तो यही चीज़ है। अब 1 प्लस आयोटा अगर इस बच्चे के सामने लिखो तो वो तो कहेगा यार ये तो बड़ा सीधा है, लेकिन जब ये लिखोगे इस चीज़ को तो ये तो बड़ा मुश्किल है। तो अगर कोई एक और एफिशिएंसी मारनी हो ना किसी बच्चे के सामने 1 प्लस आयोटा, उसे बोलनी देख मैं इधर ये वाला बता क्या चीज़ है, तो भाई उसे नहीं, जिसको नहीं पता होगा उसके सामने एफिशिएंसी मार सकते हैं आप, वैसे नहीं मार सकते। चलो देखो, बस कहने का मतलब ये है कि इस चीज़ को पढ़ोगे, इसके क्वेश्चन आएंगे। ई कैट के अंदर बहुत सारे इसके क्वेश्चन आते हैं जिसने देना है, इसके एनईटी के अंदर क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पर और इसको एक और भी लिख सकते हैं, ऑलर्स फॉर्म में लिखें अगर, √2 e की पावर आयोटा और थीटा 45 डिग्रीज, ये आ जाएगा। या अगर वो रेडियन में अगर लिखो √2 e आयोटा π/4, ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं। इस तरह इसको कन्वर्ट करना है। वो कभी कभी इस तरह यूं दे देता है 1 1 है, अगर वो कहता है ये 1 1 है, इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, या अगर पोलर कोऑर्डिनेट्स दे देता है तो कहता है उसको क्या करेंगे, वो कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, उल्टा इस तरह हो सकता है। अब ये आप लोगों को मैंने बस बता दिया। आखिरी बस इसका रह गया टॉपिक, आखिरी नहीं सॉरी, इसकी पहले आर्ग्यूमेंट की भी प्रॉपर्टीज़ है ना, आर्ग्यूमेंट की भी तो प्रॉपर्टीज़ हैं, क्योंकि आर्ग्यूमेंट के भी क्वेश्चन आते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट, देखो आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ अब मैं सीधा आपको लिखवाऊंगा, जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले बताया था। उसके अंदर बस है, पहले है आर्ग्यूमेंट ऑफ z और z.z बार, ये 0 हो जाएगा। अब मैं एक और बात मैं आप लोगों को ये पहले बताता हूँ, पहले आर्ग्यूमेंट की सारी प्रॉपर्टीज़ लिख लो। आर्ग्यूमेंट है z इसका इन्वर्स, तो एक इसके इक्वल आ जाएगा माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ z/z बार, तो एक इसके इक्वल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 आर्ग्यूमेंट ऑफ z। उसके बाद आपके पास आ जाता है आर्ग्यूमेंट ऑफ z की पावर n, तो ये आ जाएगा n आर्ग्यूमेंट ऑफ z। उसके बाद आपके पास आ जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ, अगर ये आ जाए 0, या इसको यूँ भी लिख सकते हैं 0 + 0 आयोटा, तो ये डज नॉट एग्जिस्ट है। क्यों यार, पता तो था आर्ग्यूमेंट थीटा tan इनवर्स 0/0 करो इन्फिनिटी हो जाए, इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाती है। फिर उसके बाद आपके पास आर्ग्यूमेंट ऑफ ये आ सकता है कि a+0 + b आयोटा, तो ये 90 डिग्री आ जाता है। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 × z2, प्रोडक्ट है ये, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। ये प्रॉपर्टीज इस्तेमाल होंगी। इसका मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूँ आप लोगों के, आप लोगों को समझ आ जाए कि यार क्वेश्चन असल में इस्तेमाल कैसे होंगे, क्योंकि बच्चे कहते हैं कि बस ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर होना क्या है, क्वेश्चन है आप लोगों के पास z किसके इक्वल है 1 माइनस आयोटा, और साथ आपके पास आएगा √3 प्लस आयोटा। लेक्चर काफ़ी लंबा ही हो गया। अच्छा जी देखें, अब इसके लिए उसने बोला इसका आर्ग्यूमेंट निकालो भाई, कैसे निकालोगे आर्ग्यूमेंट, मेरी बात सुनो। हम क्या करेंगे, इसको z1 कह देंगे, इसको कह देंगे z2, अलग-अलग आर्ग्यूमेंट निकाल लो। अलग-अलग आर्ग्यूमेंट इनके, या प्रोडक्ट ही है ना, प्रोडक्ट की हमने कहीं प्रॉपर्टी पढ़ी है, कहीं प्रॉपर्टी पढ़ी है, कौन सी, ये प्रॉपर्टी पढ़ी है, ये देखो 1 माइनस आयोटा। साइन देखते हैं पहले नंबर पे, x पॉजिटिव y नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट है ये, चौथा,
माइनस tan इनवर्स 45 यानी -1 आएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाएगा √3 + 1, ये भी पॉजिटिव क्वाड्रेंट है, तो tan इनवर्स 1/√3 आएगा। ये tan इनवर्स 1/√3 पहला क्वाड्रेंट है ना, tan इनवर्स 1/√3 किसके इक्वल होता है? 30 डिग्री। और या यहाँ पे तो एंगल निकाल रहे हैं, सॉरी मैंने ये क्या कर दिया, यह आ जाएगा, इसका आर्ग्यूमेंट निकालो -45 आएगा, इसका आर्ग्यूमेंट निकालो 30 आएगा, डिग्रीज में लिख रहा हूँ। तो हमने क्या पढ़ा है, ये प्रॉपर्टी अलहदा से साम कर लो, तो ये क्या आ जाएगा -15। अब देखो ये गलत 5 ज़रा गंदा ही लिखा गया है, 15। अब देखो जिसको नहीं पता वो पहले मल्टीप्लाई करेगा और मल्टीप्लाई कराने के बाद निकालेगा, जिसको पता है वो दस्ती निकालेगा। इसीलिए हमसे पढ़ो और अपने दोस्तों को भी लेके आओ, हमसे पढ़ो और आगे उन्हें बताओ कि कितना अच्छा पढ़ाते हैं यहाँ पे, सिवाय राफे के। राफे तो फारिग बंदा है यार, मेरे से पढ़ो आगे, मुझे थोड़े ज़्यादा पैसे तो मैं आप लोगों को अलहदा भी क्लासें लूँगा। आखिरी टॉपिक डे मोइवस थ्योरम, ये इसके बाद पक्का आखिरी टॉपिक है, इसके बाद फिर ये चैप्टर ख़त्म। डे मोइवस थ्योरम, ठीक हो गया। डे मोइवस थ्योरम जो है ना, इसका है कि अगर आपका कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n में लिखा हो, पहली बात ये कि उसको इस फॉर्म में लिखा होना चाहिए और उसकी पावर n हो, तो ये क्या आता है cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ये है, ये असल में है, ठीक है ना। इसके डिफरेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना, आपसे वो पूछ सकता है कि वो किस तरह है, वो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आप लोगों को हम इनके MCQs वगैरह भेजेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। इसमें इतना ज़्यादा नहीं है, ये सीधा सीधा ही है, बस पहले इस फॉर्म में लिखा होना चाहिए, तो n को आप पीछे ले आकर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये आप लोगों को बता दें बस। और क्या ही हो सकता है इसके अंदर, चले मैं क्वेश्चन सोचता हूँ, देखिए टू और वो, हाँ चले मैं आप लोगों को एक ये देखता हूँ क्वेश्चन। देखो cos थीटा प्लस आयोटा, चलो ये इसको लिखता हूँ यूँ, cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा, इस होल की पावर है 7, डिवाइड कराओ, नीचे लिखो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा और इसकी पावर लिखो 10। सॉल्व करो मेरे भाइयों, cos इसी की फॉर्म में लिख दो या इस फॉर्म में लिखो, क्या आएगा सोचो। पहली बात ये, जिस तरह हम n को अंदर ला सकते हैं, इसको बाहर निकाल सकते हैं। cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, 2 को बाहर लाओ, 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 14, नीचे आ जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा और इसकी पावर क्या आ जाएगी, इसकी पावर आ जाएगी 10। अब 14 10 से सारा कटेगा, ऊपर सिर्फ पावर आ जाएगी cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल की पावर 4। तो इसको आप क्या लिखोगे, यहाँ पर लिख रहा हूँ आंसर, cos 4 थीटा प्लस आयोटा साइन 4 थीटा और बस ये आ गया आपके पास आंसर। और यहाँ पर आपका लेक्चर आज ख़त्म होता है, क्योंकि ये था आपका पूरा चैप्टर। अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ इसके अंदर लगती है कि चेंज करें हम या इस तरह कुछ उसमें कोई बेहतरी लेके आएँ, तो वो आप लोग कर सकते हैं, हमें बताएं, हमें मैसेज करें। और जिसको भी कोई भी क्वेरी है वो ग्रुप के अंदर मैसेज करें। अल्लाह हाफ़िज़।